रिजवान सर, वेलकम टू आजीशान पॉडकास्ट। कैसे आपने 200 रुपीज़ से स्टार्ट किया और 2000 करोड़ के ऊपर का क्रिएट कर लिया वेल्थ? बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हम हैं, लेकिन उसमें एक दो चीज़ ऐसी हुई जो मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। तो वो चीज़ थी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना, और हमें उसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया 13-14 साल में। फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट, पहले तो अपने थॉट्स बदलो, फिर आपकी बातें बदलो और आपके एक्शंस बदलो। ये तीन चीज़ें अगर आपने बदल दी तो हर एक चीज़ आप अचीव कर सकते हो। आप अच्छी सोच रखोगे ना तो आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी, और आपका स्वभाव अच्छा रखोगे तो आप दुनिया को भी अच्छा लगोगे। बड़े बड़े ड्रीम्स करो, नो मैटर वॉट एवर इज योर लाइफ नाउ। तो अभी आप कैसे ड्रीम करोगे, तो आप अपने आप से यूनिवर्स में एक मैसेज भेजोगे। दिन में एटलीस्ट 10 बार एटलीस्ट आप बोलोगे कि मैं तो कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो आपके पास वो बर्निंग डिजायर होनी चाहिए। बगैर बर्निंग डिजायर यू कैन नॉट रीच। सो वो आपको अपनी लाइफ में कब मिला, कैसे समझ में आया कि ये मेरा बर्निंग डिजायर है? प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है तो हम क्वेश्चंस करते हैं, व्हाई मेरी लाइफ में। व्हाई की जगह पे चेंज करके व्हाट कर दो, व्हाट कैन आई डू टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, रादर देन व्हाई मेरे ऊपर इतने प्रॉब्लम्स आई। अरे भाई, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं। सर, बहुत सारे यूथ होता है जिन्होंने, अभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हो, आप तो पैसे के उसके ऊपर पहुंच चुके हो। किसी को अगर अभी वो स्टेटस तक पहुंचना है तो उसको आप क्या स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड कर सकते हो? पहली चीज तो 89 से ज़्यादा % लोगों ने हमारे जो पॉडकास्ट देखा है उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से ही आते हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट लेके आता रहूँगा जो आपको हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और हैप्पीनेस में इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। अगर आपको अपनी एक गुड लाइफ चाहिए, अगर आप ओवरऑल अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट चाहते हो तो हमारा पॉडकास्ट आपकी ज़रूर हेल्प करेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। नाउ लेट्स स्टार्ट। रिजवान सर, वेलकम टू आजीशान पॉडकास्ट। थैंक यू। सर, आपकी स्टोरी जब मुझे मेरे टीम मेंबर्स ने बताया, जब मैंने भी उसके बारे में रिसर्च किया तो मुझे बहुत फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगी। बट इससे पहले कि मैं बताऊँ, मैं चाहता हूँ आप ही अपनी स्टोरी बता दीजिए। कैसे आपने 200 रुपीज़ से स्टार्ट किया और 2000 करोड़ के ऊपर का आपने, आप बोल सकते हो, क्रिएट कर लिया वेल्थ। कैसे हुआ ये सारी चीज़ें, कैसे हुई? देखो, ये बहुत लंबी जर्नी है। हाँ। और हमेशा 200 to 2000 करोड़ तक पहुंचने के लिए शॉर्टकट तो कोई होता नहीं है। और हम लेते भी नहीं है। सर, हमारे पास बहुत टाइम है, आप आराम से अच्छे से डिटेल में बताना, बिकॉज हमारी ऑडियंस यंग है एंड दे आर हंग्री, दे वांट टू डू समथिंग इन लाइफ। एंड मुझे लगता है आपने वो जर्नी ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। आज आप बहुत सारे काम अबव वेल्थ कर रहे हो, आप दूसरों के लिए कर रहे हो, एनजीओस पे काम कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें आप कर रहे हो। तो मुझे लगता है ये सभी लोगों का एक सपना होता है, आप जो लाइफ जी रहे हो। तो ये सपना की शुरुआत कहाँ से हुई और ये कैसे हुआ, आपने इसे मैनिफेस्ट किया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी अगर कुछ चीज़ें बैठती है तो वो भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है। बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हम हैं। जो हमारे फादर थे वो मूंगफली बेचते थे। 9 जन का परिवार था, मैं सबसे घर में छोटा था। सेक्युलर एजुकेशन का कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, और पोरबंदर 40 साल पहले इतना डेवलप भी नहीं था। तो हम समझते थे कि पता नहीं हमारी लाइफ क्या है। लेकिन बचपन से मेरी रीडिंग हैबिट्स बहुत थी। अच्छा। 2 स्कूल के अंदर मैं बहुत पीछे था। गुजराती में पढ़ता था और 10th फेल में, तो उसके बाद तो स्कूल भी छोड़ दिया था। जैसे हमारे बड़े भाई बड़ी सिस्टर्स ने, सब ने ऐसा ही किया था, क्योंकि हालात ऐसे थे घर के, जहाँ कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं था, तो पढ़ाई लिखाई में इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। लेकिन मैं घर में सबसे छोटा था, लेकिन मेरी रीडिंग हैबिट्स बहुत थी। रिलीजियस बुक्स पढ़ना, जैसे मैंने होली कुरान हमारी है पढ़ी है, गीता के ऊपर बहुत स्टडी किया, बाइबल के ऊपर स्टडी किया, और इसके अलावा भी बहुत सारी किताबें पढ़ता था। तो वहाँ से बहुत सारी समझ में आती थी कि बड़े बड़े ड्रीम्स करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म की सोच होनी चाहिए, बड़े बड़े एम होना चाहिए। छोटी सी उम्र में ये सारी चीज़ें मैं पढ़ता था और सोचता था उसके ऊपर, क्योंकि जो सोचते हैं तो आगे जाके वो उसका रिजल्ट मिलता है हमें। और मेरा तो लाइव एग्जाम्पल है। लेकिन उसमें एक दो चीज़ ऐसी हुई जो मेरा पूरा जीवन चेंज हो गया। रीडिंग की हैबिट की वजह से मुझे वो चीज़ समझ में आई जो आम लोगों को समझ में आती नहीं है। आम लोग उसके ऊपर क्या अप्लाई नहीं कर सकते। वो चीज़ थी कि ब्रह्म मुहूर्त के समय पे उठना। तो ब्रह्म मुहूर्त, जिनको हम बोलते हैं सूरज निकलने से 3 घंटे का होता है, वो पहला पहर बोलते हैं। बहुत स्पिरिचुअली पावरफुल होता है, बहुत इसके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई होती है, बहुत ब्लेसिंग्स भरा हुआ होता है। कोई इंसान उठ के मेडिटेशन करे, विजुअलाइज करे, मैनिफेस्ट करे, ड्रीम करे, तो वो चीज़ जीवन के अंदर आगे आपको मिलती है। और हमें उसका फ़ायदा लेना शुरू कर दिया 13-14 साल की उम्र से। अच्छा, ये सारी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ने मैंने करना शुरू किया, तो जीवन में बहुत सारा डिफरेंस महसूस करने लगा। बहुत चीज़ पॉजिटिव आने लगी। छोटी सी उम्र में जो एक ऐसा था कि कहाँ गरीब के घर में पैदा हुए हैं, लेकिन
आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऐसा लग रहा था कि आई एम लाइक मैं खुदा की बेस्ट क्रिएशन हूँ। उसका वो प्रूफ मेरे को मिल रहा था। तो वो मैं करता था, स्लोली स्लोली ये सब चीज़ करने लगा। तो 3 घंटे से 4 घंटे तक पहुंच गया सारी चीज़ करने में। सुबह 3 से 7 बजे तक मी टाइम मैंने फिक्स कर दिया, और मैंने वो नोट बना लिया कि ये मेरा जीवन का हिस्सा होगा, इसको मैं कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा, क्योंकि रियलिटी पता चल गई। तो हमने 3 से लेकर 7 बजे तक 4 घंटा देना शुरू किया व्हेन आई वाज 13-14 ईयर्स की उम्र। आज मैं 56 ईयर्स का हूँ। आज भी 3 बजे उठता हूँ और 4 घंटा खुद को देता हूँ। तो लास्ट 42 ईयर्स से मैंने ये डिसिप्लिन मेंटेन रखी है, क्योंकि मैंने बचपन से ही उसका स्वाद, उसका टेस्ट मैंने चख लिया था। अमेजिंग। तो ये चीज़ में से ये 4 घंटे मी टाइम 40 साल से दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ मुझे समझ में आया कि जीवन का पर्पस क्या होना चाहिए। आज इंसान भूलता जा रहा है, इंसान खो गया है। एक दिन जिंदगी एंड तब आएगा जब बुजुर्ग होता है, वो बन जाएंगे ना, तभी जिंदगी आपके सवाल पूछेंगे कि मैं थी, तू कहाँ खो गया था। तब रियलाइज़ होगा कि मेरे जीवन के 60-70 साल मैंने निकाल दिए, मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं जिया हूँ या मैंने सिर्फ टाइम पास किया है। तो वो जो बचपन से वो चीज़ समझ में आई, उसमें मानव सेवा का कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया कि मानव सेवा वही प्रभु सेवा, हर एक इंसान के दिल में परमात्मा विराजमान है। तो उसके अंदर में डीप में कुरान में पढ़ा, गीता में पढ़ा, बाइबल और बहुत सारी बुक्स मैंने पढ़ी। उसके अंदर हर जगह पे अलग अलग स्टाइल से और अलग अलग लैंग्वेज से लिखा था, लेकिन इतना पावरफुल और इतना ब्लेसिंग से भरा हुआ ये छोटा सा एक्ट है मानव सेवा की। तो वो छोटी सी उम्र में मुझे समझ में आ गई बिकॉज ऑफ दिस हैबिट। 15 साल की उम्र में 1985 में आफ्टर द स्कूल छोड़ने के बाद मेरी पहली जॉब लगी पोरबंदर में। वहाँ मेरी पहली तनख्वाह थी 175 रुपीज़। अच्छा। अभी उसको यूएस डॉलर में, हर टाइम में यूएस डॉलर में कन्वर्ट करके बोलता हूँ, उसका पीछे भी एक रीज़न है। वो 10 यूएस डॉलर पर मंथ हुआ करता था। अच्छा। 175 रुपीज़ पर महीना। सुबह उस टाइम पे 1985 सुबह 9 से रात को 9 मेरी ड्यूटी थी। छोटा सा स्टोर था, कटलेरी स्टोर में मैं जॉब कर रहा था। अभी खाना पीना घर पे मिल जाता था, क्योंकि घर में सबसे छोटा था, दूसरे 3 भाई थे, वो मेहनत करते थे, फादर को सपोर्ट करते थे। तो मुझे ये तनख्वाह आती थी, वो मेरे जेब खर्च था, घर पे देने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी वो जो मेरी रीडिंग की हैबिट्स थी और मानव सेवा का कॉन्सेप्ट मैंने बचपन में सीखा था, तो ये 175 रुपीज़ में से मैक्सिमम पैसा मैं लोगों में बांटता था जो हमसे ज़्यादा गरीब थे हमारे एरियाज़ के अंदर, पोरबंदर के अंदर। वहाँ मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, प्राउड फीलिंग आ रहा था, कुछ डिफरेंट ही मैं महसूस कर रहा था हर टाइम। अमाउंट बहुत छोटी थी, लेकिन सामने वाले जो इंसान को मैं देता था उसके फेस पे इतना स्माइल और खुशी आ जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। चाहे वो 10 रुपया होवे, 5 रुपया होवे या 50 रुपया होवे, जो भी छोटी अमाउंट होवे। अभी उसमें एक इंसिडेंट हुआ, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि वो इंसिडेंट मेरे जीवन के ऊपर बायोपिक मूवी भी बनी हुई है। रिजवान नाम है, हिंदी में यूट्यूब में है। 6 लैंग्वेज में डब भी हुई है, पर हिंदी इज ओरिजिनल वर्जन है। कोई भी इंसान, आपका व्यूअर्स यूट्यूब में रिजवान मूवी डाल के 2 घंटे 6 मिनट की फुल मूवी है, जिसमें मैं सारी स्टोरी बता रहा हूँ ना, मूवी के अंदर है। अच्छा, वेरी नाइस। उसकी लिंक डाल दूंगा, आप जाके डिटेल में उसको भी देख सकते हैं। यस। तो वो इंसिडेंट ने मेरा पूरा जीवन चेंज किया। ये बात है नवंबर 1985 की। एक दिन मेरी जेब में तनख्वाह आई थी, तकरीबन रात को 10 बजे के आसपास। एक बुजुर्ग आदमी मुझे मिलते हैं रास्ते में, वो बोलते हैं मेडिकल स्टोर कहाँ है। तो मैंने उनको गाइड किया, लेकिन वो छोटे से गाँव से कहीं से आए हुए थे, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है पोरबंदर में, भावसी जी हॉस्पिटल में उनका पोता बहुत सीरियस था, ग्रैंडसन। तो बोला कि डॉक्टर ने बोला कि अभी की अभी दवाई लेके आ, मुझे यहाँ कुछ पता नहीं है, प्लीज़ तुम मुझे हेल्प कर। तो मैं उनको लेके गया, पटेल मेडिकल स्टोर करके पोरबंदर में आज भी है। उनको मैंने रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ इनको जल्दी दवाई दे, उनका पोता बहुत सीरियस है। तो वो बेचारा ने दवाई निकाली, 110 रुपीज़ का बिल बना। अभी बुजुर्ग आदमी ने एक जेब में से पैसे निकाले, दूसरे जेब में से पैसे निकाले, तो सिर्फ 70 रुपीज़ था। मैं पीछे खड़ा था साइड में, वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि मुझे दवाई दे, मेरा पोता बीमार है, मैं 40 रुपया बाद में दे दूंगा। लेकिन वो बेचारा दुकान वाला धंधा लेके बैठा है, वो दवाई नहीं दे रहा था, वो उनको झाड़ रहा था।
पीछे से मैं आगे आया, मेरी जेब में तनख्वाह थी, मैंने बुजुर्ग को उनके पैसे उठा के बुजुर्ग को बोला ये पैसे रखो, मेरी जेब में से पैसे निकाले और पूरा बिल 110 रुपीज़ का मैंने चुका दिया और बाकी का सारा पैसा मैंने बुजुर्ग को दे दिया। अभी दवाई ली, बुजुर्ग को जाते हुए हमारा घर भी दिखाया, छोटा सा घर था आपके स्टूडियो से 1/3 का, तो वो भी दिखाया और मैंने बोला कभी काम होवे तो आ जाना हमारे पास, हम आपको जो भी हेल्प कर सके करेंगे। उसको मैंने हॉस्पिटल पे छोड़ा, उसने दुआई आशीर्वाद दिया, वो चले गए हॉस्पिटल में, मैं घर चला गया। वो रात को मैं सो नहीं सका, पूरी रात मुझे कुछ डिफरेंट ही फीलिंग, इतनी खुशी जो मैं महसूस किया था आज भी मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। आज भी मेरे दिल में वो खुशी महसूस है, बरकरार है। वो नवंबर 1985 में हमने एक डिसीजन लिया कि मेरा पूरा जीवन हम लोगों की सेवा में खर्च करेंगे। अभी वो नवंबर 1985 से आज तक वो प्रोसेस ऊपर वाले की मेहरबानी से चल रही है। लेकिन इसमें मिरेकल ये हुआ क्योंकि आप अच्छा काम करते हो तो ऊपर वाला देखता है, तो वो भी बड़ा चढ़ा के आपको वापस देते हैं, वो रख नहीं लेता है। उन कोई भी इंसान की हेल्प करते हो तो वो अल्लाह के लिए उनका एक जिम्मेदारी है, खुदा भगवान जिनको भी जो मानते हैं उनकी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि मेरे बंदे को इसने हेल्प किया, मेरी जिम्मेदारी कि मैं इनको हेल्प करूं। तो ये एक प्रोसेस है, एक साइकिल है। अभी उसके 6 महीने के बाद मुझे अफ्रीका से $200 में जॉब की अपॉर्चुनिटी आई। अच्छा। तो $10 से $200। इसके लिए मैं बोला मैं $10 बोलता हूँ, उसके पीछे रीज़न है कि लोगों को बताता हूँ USD $10, 20 टाइम्स मोर। वो बुजुर्ग की दुआ लग गई क्योंकि बुजुर्ग ने मुझे दुआई दी थी कि भगवान तेरा भला करे, आशीर्वाद बहुत देता हूँ। वो आशीर्वाद फ्यू मंथ्स के अंदर मिल गया और 16-17 साल की उम्र में अफ्रीका चला गया। अभी अफ्रीका के बाद की जर्नी हम आगे बात करेंगे। नहीं, आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग चल रहा है सर। आपने जितनी भी चीज़ें बताई उसमें से कुछ क्रॉस क्वेश्चंस, मतलब वापस से कुछ क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है। ये आपने यहाँ से जाने से पहले ही आपने रीडिंग की हैबिट्स डाल दी थी अपने अंदर, बराबर, और आपने कई सारे रिलीजियस किताबें भी पढ़ी, कुरान पढ़ा, गीता पढ़ा, बाइबल पढ़ा। सो सर आपने उन जैसे ऐसा स्पेसिफिक कोई एक किताब की, होली बुक की कोई एक लेसन आप शेयर करना चाहोगे, या ओवरऑल भी अगर आप शेयर करना चाहो सबसे बेस्ट लेसन आपको क्या सीखने मिला? जैसे आपने ऑलरेडी सेवा के बारे में तो आपने बताया है, बट और भी स्पेसिफिक ऐसा कुछ था कि कुरान से मुझे ये एक लेसन बहुत अच्छा लगा? देखो, हर बुक बहुत कुछ सिखाती है। अभी आपके पास 2 चॉइस है। एक चॉइस है कि आप पढ़ते रहो और भूलते जाओ और पढ़ते रहो। दूसरी चीज़ है कि अंदर से आप कुछ पल्स निकालो, कुछ मोतियाँ निकालो, जो अच्छी चीज़ है आपका जीवन का हिस्सा बना दो। क्योंकि अब देखो, कुरान है, होली कुरान, उसको 1400 साल हुआ है रिलीज हुई। भगवत गीता की बात करें तो 5-5.5 साल हुआ। बाइबल की बात करें तो 2000 साल हुआ है। तो लैंग्वेज बदलती रहती है, एसेंस सेम रहता है। सो ट्रू। आज कुरान के अंदर बोलते हैं कि इंसान के आप हेल्प करते हो तो सारी इंसानियत की आपने मदद, कितना सवाब है। अभी वही चीज़ आप जाके भगवत गीता में पढ़ोगे तो उनकी लैंग्वेज, क्योंकि 5000 साल पहले ये लैंग्वेज नहीं चलती थी, दूसरी चलती थी। और आज 1400 साल पहले जो लैंग्वेज चलती थी आज हम दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं। और हमारे यूथ आज जो इंग्लिश बोल रहे हो वो आज हमें समझ में भी नहीं आ रही। जो हम इंग्लिश बोलते हैं वो लोग समझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास पुराना वर्जन है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो नहीं है कि स्पेसिफिक हम सीख के हम कोई चीज़ याद रखें। स्पेसिफिक चीज़ सीख के हमारे जीवन में उतारे और जीवन से आप लोगों को शेयर करिए, डेमोन्स्ट्रेट करिए कि लोगों को पता चले कि नहीं, ये बंदा कुछ कहीं से भी शास्त्र में से कुछ उठा के बात कर रहा है या कुछ सीख के बात कर रहा है। तो इसके लिए स्पेसिफिक आप बोलोगे कि ये सीखा, हर चीज़ सीखी है हमने और हर चीज़ को हमने इम्प्लीमेंट किया है हमारे जीवन में। आपको सिंपल बताता हूँ, हम किसी की गिला गिबत कभी नहीं करते, नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप है, महापाप जिनको बोलते हैं। लेकिन आज दुनिया में हर कोई करता है। किसी के ऊपर रिवेंज नहीं लेना चाहिए, माफ़ करने की, माफ़ी देने की हैबिट रखनी चाहिए। कोई माफ़ नहीं करता है। साले ने 1 थप्पड़ मारी, मैं उसको 4 मारूंगा। 2 तो भूल जाओ, अभी तो 4 का जमाना है। और लोगों के सामने मारूंगा, राइट। तो ये सारे जो डटी काम से वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, वो इंसान अपने कर्म से होता रहेगा। लेकिन आज इंसान खुद करता है जो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारा जीवन का हिस्सा वो नहीं रखा है हमने। क्यों? क्योंकि बचपन से हमने कुछ पढ़ा है तो कुछ जीवन में उतारा है। नहीं, आई थिंक आपने एकदम बेस्ट बात बोल दी इस चीज़ से रिलेटेड, क्योंकि ये मेरा कोर बिलीव यही है। और मैं यही चीज़ कई बार मैं भी अपने वीडियोज़ में ये सब चीज़ यही शेयर करता हूँ जो आपने बोला ना सर। सिर्फ भाषाएँ अलग है, कॉन्सेप्ट्स कई बार अलग होते हैं। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोला, आज ये वर्ड चल रहा है, तो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सुन के
अट्रैक्ट होंगे और समझे, लेकिन उसका भी एसेंस वही है, जैसे ग्रैटिट्यूड, ऊपर वाले की शुक्र करते रहना। Right, अब वो आपको कुरान में भी मिल जाएगा, वो आपको गीता में मिल जाएगा, बाइबल में भी मिल हर जाएगा। जगह पे। तो वो जो एसेंस है आपने बोला, वो एकदम 100% एसेंस सबका सेम है, बस भाषाएं अलग हो रही है, लोग उन डिफरेंसेस को पीछे लड़ रहे हैं, लेकिन जो कोर सब सिखा रहा है यस, वही फॉलो जो नहीं कर मेन रहे। एसेंस है वो फॉलो नहीं कर रहे। तो वही वो बोलते हैं ना कि शास्त्र भूलते जा रहे हो, शस्त्र पकड़ के जा रहे। अब देखे जाए तो जबान का शस्त्र जबान से भी होता है, किसी को नुकसान पहुंचाते हो जबान से भी, वो भी शस्त्र है। कोई गन लेके चाकू लेके किसी को मारते हो, वो भी शस्त्र। तो शास्त्र को भूलते जा रहे हो और दूसरी लाइन पे चले गए आज का इंसान। सो ट्रू। सो सबसे पहली हैबिट मतलब आपने जो अपनी लाइफ में नोटिस करी वो रीडिंग की ही थी, जिसने आपके पूरे माइंडसेट को चेंज किया। जैसे मैं भी इससे रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी भी ज़िंदगी चल रही थी, बट मेरी माइंडसेट चेंज ही हुआ जब मैंने किताबें पढ़ना चालू किया, लोगों की, मेंटर्स की बातें। तो आपका लिए भी वही रीडिंग सबसे बड़ी हैबिट थी? एग्जैक्टली ना, आज मैं यूथ को भी वही सिखाता हूँ। सोशल मीडिया में मोबाइल में अब बहुत अंदर तक घुसते जा रहे हो, बट थोड़ा टाइम निकाल के रीडिंग की हैबिट आप निकालोगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस आ जाएगा। ऐसा आपको क्यों लगता है, रीडिंग में क्यों इतना पावर आपको लगता है? क्योंकि रीडिंग करने से है ना, हमारे दिल के अंदर वो बात रिकॉर्ड होती है, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाती है, और वो बात हमें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने में हेल्पफुल होती है। वीडियोस में ऐसा नहीं है, आपने एक रील देखा, 2 रील देखा, तीसरा रील कॉन्शियस माइंड के ऊपर जाता ही नहीं है, क्योंकि आप 10 मिनट के अंदर आप 50 रील देख लेते हो, 10-10 20-20 सेकंड के, लेकिन उसमें से फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो बहुत आज मैं सिंपल सा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एक यूथ को हमने एक सवाल पूछा, रात को कितने बजे सोता है? तो उसने ईमानदारी से जवाब दिया कि रिजवान अंकल, बुक पकड़ता हूँ तो 10 बजे सोता हूँ, मोबाइल पकड़ता हूँ तो 12 बजे सोता हूँ। हाँ। देख लिया, ये आज का यूथ की हालत है। क्योंकि नहीं पसंद बुक्स, लेकिन बुक्स के अंदर ही खजाना भरा हुआ है, जो आज हम 40 साल से हमने ये हैबिट को कायम रखी। आज भी हम कुरान पढ़ते एवरी डे, सुबह 3:30 बजे 10-15 मिनट 5 मिनट मेरा एक सिस्टम है। हफ्ते में 5-6 दिन तो होता है, एक दिन शायद खाली जाता है या ट्रैवलिंग में खाली जाता है, बट पढ़ना एक कमिटमेंट के साथ पढ़ता हूँ। जब भी आप रिलीजियस बुक पढ़ोगे ना, बार बार आप पढ़ोगे ना, बार बार अंदर से आपको नया चीज सिखाएगी। जो आपको सीखने की कुछ इच्छा होवे तो सीख सकते हो। ये ना मैंने पिछले 10 साल में रिजवान सर मैंने नोटिस किया। पहले जब मैं यंग था तो मैं ना सिर्फ नई नई बातें, नई नई किताब शौक होता था। फिर धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नई नई बातें, अलग अलग बातें सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे आपने बताया ना, हर किताब में अब मुझे ऐसा लगता है एक गोल्ड नगेट है। Yes, है। एक गोल्ड नगेट को ले लो Yes. और उसको अप्लाई करना चालू करो। वो 10 किताबें पढ़ने से बेटर है कि एक ही किताब पढ़ो, एक लेसन पकड़ो। और अब मैंने अपना कोर फिलॉसफी लाइफ की ये बना लिया कि सबसे एक एक लेसन सीखो, और उसे जितना अप्लाई करेंगे वहीं पे सारा गेम चेंज होगा, वहीं पे हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे। एग्जैक्टली, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो वही है ना, पढ़ते क्यों? आप रील भी देखते हो, क्यों देखते हो? मेरे रील्स भी बहुत लोग देखते हैं, लाखों लोग मेरे फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम में और यूट्यूब में, सब देखते हैं मेरे रील्स। मैं भी बनाता हूँ क्योंकि लोग देखते हैं, लोगों को पसंद आता है। तो मैं वही रील्स के अंदर मैं लोगों को बोलता हूँ, आप मेरे रील्स 10 मत देखो, 2 देखो, लेकिन वो 2 में से कुछ जीवन में भी उतारो। यस। और ये बात भी आपने एकदम सही बोली। बुक में ना वो, ये मैं अपने कम्युनिटी मेंबर्स को भी बोलता हूँ कि जैसे स्विट्जरलैंड आप वीडियो में देख सकते हो और स्विट्जरलैंड जाके महसूस कर सकते हो। कई बार वो किताबें पढ़ना, वो मैं समरी देख के ऊपर ऊपर से बातें बता देता हूँ कि ये बात बोला, लेकिन जब आप पढ़ोगे तब समझोगे, आप नब्स पकड़ पाओगे कि ऑथर एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है। और वो रेपिटेशन में भी बहुत पावर है। रिपीट, जब कोई एक अच्छी बात मिल गई उसको 10 बार रिपीट करो ताकि वो सबकॉन्शियस लेवल तक जाए और हमारे कर्म में बने, ना कि सिर्फ बातों में रह जाए। सो आपने हैबिट्स की भी बहुत बातें करी, और हैबिट्स सबसे पावरफुल चीज़ है, वही आपको बनाएगी या पूरा बिगाड़ देगी। तो हैबिट्स में आपको क्या लगता है, आपकी 3 या 5 सबसे टॉप हैबिट्स जो आप हर मॉर्निंग में करते हो, या फिर मॉर्निंग भी तो एक हैबिट होगी, रोज सुबह जल्दी उठना। तो ऐसी कौन सी 3-4 हैबिट्स यूथ को आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है यूथ के लिए। सबसे पहले तो मेडिटेशन है ना, जीवन का पार्ट होना चाहिए। चाहे आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, वो भी कोशिश होनी चाहिए सनराइज से पहले, ओके। सूरज निकलने से पहले, क्योंकि वो बेस्ट टाइम है मेडिटेशन का, ध्यान का। ओके। और दूसरा क्या है कि भाई कोई घर के अंदर आप एक जगह सिलेक्ट कर लो, एक वही जगह पे आप बैठो, वो जगह इट सेल्फ बहुत स्पिरिचुअल हो जाएगी। समझ रहा हूँ। ठीक है, ट्रैवलिंग में होते, कहीं बाहर गए तो बात अलग है, बट ये यूथ को मैं बोलूँ, क्योंकि मैंने 13-14 साल की उम्र में शुरू किया था जब मैं यूथ था। तो मैंने 2-3 मिनट से मेडिटेशन शुरू किया था, आज 1 घंटा करता हूँ, 4 से 5 फिक्स है। अच्छा। यस, तो वो एक इम्पोर्टेंट। दूसरा है मी टाइम, खुद से बातें करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं आज 30-35 साल हो गया, रोज़ 15-20 मिनट खुद से बातें करता हूँ। आज भी जैसे मैंने बताया कि मैं रोज़ 4 घंटा खुद को देता हूँ, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो खुद से बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, आई एम ए विनर, आई एम द बेस्ट, बहुत आई कैन डू Affirmations. इट। अफर्मेशन एक्चुअली, बट अफर्मेशन इटसेल्फ नॉट इज ए अफर्मेशन, इट्स ए ब्लेसिंग। अच्छा। क्योंकि खुद थोड़े दिन भी आप करोगे ना तो अपने आप को महसूस करने लगोगे। आप बोलोगे मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। आज मैं इतने सालों से कर रहा हूँ, मेरा ये सेकंड पॉडकास्ट है जहाँ मैं आपको सामने रिवील करता हूँ कि दुनिया की कोई डिजीज मेरी बॉडी को टच नहीं कर सकती। बिकॉज वाई, मैं अभिमान घमंड से नहीं कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द मी टाइम। आप 5 मिनट 10 मिनट भी अपने आप से या 2 मिनट भी अपने आप से बात करोगे ना तो 1-1.5 महीने के अंदर आप फील करना शुरू करोगे कि आप तंदुरुस्त हो, आप स्ट्रांग हो। उसके बाद मेंटली कोई भी चैलेंजेस आएगी, आप एक्सेप्ट करोगे, उसके ऊपर काम करोगे, वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकोगे। जो हमने 40 साल में हजारों चैलेंजेस को हमने ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। हमारे जीवन में जितनी भी चैलेंजेस आएगी, आप मूवी देखोगे या हमारी बायोग्राफी बुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ोगे या हमारी लाइफ के बारे में सोशल मीडिया गूगल में पढ़ोगे तो आपको पता है बहुत सारी चैलेंजेस आई है जो आम लोगों के इंसान में नहीं आती। लेकिन हर चैलेंजेस ने हमें स्माइल के साथ फेस किया, उसके ऊपर काम किया और उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो इसमें कोई घमंड या बड़ाई की बात नहीं है, क्योंकि आपके व्यूअर्स को मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो हम हमारी लाइफ शेयर करेंगे, तब जाके उनको पता चलेगा, तब जाके वो बिलीव करेंगे नहीं, और उसके बाद वो अपनी लाइफ में भी चेंजेस लाएंगे। So अदरवाइज हमने जो बायोपिक मूवी बनाई, वो मूवी की हमारे जैसे लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बिजनेसमैन हैं, हम पॉलिटिशियन नहीं है, हम सेलिब्रिटीज नहीं है, हमें बनना भी नहीं है। हम हमारी लाइफ में बहुत हैप्पी है, लेकिन फिर भी हमने 2 घंटे 6 मिनट की एक फुल मूवी बनाई रियल लाइफ के ऊपर, जस्ट टू इंस्पायर पीपल कि आप देखो, कभी गिव अप नहीं करो, कभी हिम्मत नहीं आ रहा, खुद के ऊपर भरोसा रखो, खुदा के ऊपर भरोसा रखो कि दुनिया की हर चैलेंजेस को आप कन्वर्ट कर दोगे अपॉर्चुनिटी में। So true. इट्स मैटर ऑफ टाइम, सबर पेशेंस थोड़ा रखा तो हो जाएगा। सही है। नहीं सर, आपने एकदम सही कहा। एक डेविड गॉगिन्स की बुक है कांट हर्ट मी, मुझे काफ़ी वो इंस्पायरिंग वो भी लगता है। तो उन्होंने अपनी बुक के स्टार्टिंग में ही बोला कि 3 चीज़ें इंसान की लाइफ पूरी बदल सकती है। एक है उनकी आदतें, एक है पढ़ाई स्टडी, और थर्ड है स्टोरीज, कहानियाँ। तो कहानियाँ जब आप पढ़ते हो देखते हो तो उससे एक कनेक्शन बनता है कि यार ये भी तो मेरे जैसा इंसान ही है, इसकी लाइफ में भी ऐसे स्ट्रगल्स है। वो कनेक्ट रिलेटिबिलिटी बढ़ती है, वो बिलीव बढ़ता है, वो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार शायद मैं भी कर लूँ। और वो हिम्मत ही तो सब कुछ देती है, वो ऑप्टिमिज्म देती है। और दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं सब ऑप्टिमिस्ट है। सो ऑप्टिमिज्म के लिए इस कहानियों से इंस्पायर होना हम सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें क्या हुआ, आफ्टर मेकिंग मूवी जब अफ्रीका में लोगों ने देखना शुरू किया, क्योंकि रीच आउट होने लगी सब जगह पे, तो लोगों ने अपनी लाइफ से रिलेट करना शुरू कर दिया। कि हम 30 साल पहले, 40 साल, 100 साल पहले हमारे बाप दादा अफ्रीका गए थे, तो हमने भी कितना स्ट्रगल किया था। तो वो एक कनेक्ट हो गए वो लोग सीधा अपनी मूवी लाइफ से, हमारी मूवी के साथ। तो बहुत लोगों को ऐसे इंस्पायर करती है, और आगे भी देखते हैं। तो सर स्टोरी में वापस से जाते हैं हम, आपकी स्टोरी में थोड़ा और आगे जाते हैं। अभी आपने यहाँ से $10 से आपने स्टार्ट किया, फिर अभी $200 पे हम पहुँच गए, तो अभी $2000 तक की स्टोरी काफ़ी बची हुई है। उसके लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो उसको एक शॉर्ट में आप थोड़ा फिर भी क्या बता सकते हो, क्या हुआ उसके बाद? आप अफ्रीका गए तो वहाँ पे क्या चीज़ें हुई, और कुछ चैलेंजेस के बारे में भी जो बता सके। या देखो, आपने इसके पहले एक सवाल पूछा था, 5 चीज़ें आप बताएं, मैंने 2-3 चीज़ बताई, 1-2 चीज़ बाकी रह गई। उसमें सबसे बड़ी चीज़, और इसके साथ कनेक्ट होता है ये क्वेश्चन के साथ, कि यूथ की बात हम कर रहे थे कि बड़े बड़े ड्रीम्स करो, नो मैटर वॉट एवर इज योर लाइफ नाउ। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अभी आपकी लाइफ क्या है, अभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, अभी आपकी फैमिली कंडीशन क्या है, वो इतना मायना नहीं रखता जितना आपके ड्रीम्स क्या है। तो ड्रीम्स है जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। बड़े आज भी मैं, आज सोचो, आई एम 56 ईयर्स, आज भी मैं हर चीज़ ड्रीम के साथ करता हूँ। मुझे कुछ अचीव करना है, मुझे कुछ काम करना है, या हमें कहीं जाना है, पहले मेरे ड्रीम में आ जाता है। और ड्रीम में आके पहले मैं उसको ऐसा दिखाता हूँ मेरी बॉडी को, जैसे मैंने वो अचीव कर लिया। आज मुझे मुंबई आना था कल, तो उसके हफ्ते 10 दिन पहले से वो ड्रीम शुरू हो गया था। मैं मुंबई में पहुंच गया हूँ, मैं जिसान से मिल रहा हूँ, मैं इनसे मिल रहा हूँ, मेरा ये मीटिंग है, मेरा ये मीटिंग का मेरा आउटकम ये पॉजिटिव आ गया। हालांकि कुछ हुआ नहीं, अभी तो हफ्ते बाद जाना है, लेकिन आई स्टार्टेड ड्रीमिंग दैट।
तो वो यहाँ आया और 2 दिन के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज अचीव हो रही है और आपसे भी मिल गए। नहीं, नहीं। तो आपने पहले विजुअलाइज किया उसको, आप बोल Visualize सकते हैं करते अपने दिमाग में पिक्चर्स बनाई, बोलते हैं Yes. एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस इन दिस वर्ल्ड, फर्स्ट इन योर माइंड देन इन रियलिटी। तो Exactly. वो आपने मतलब वो आप प्रैक्टिस करते हो हमेशा? ये हमेशा हमेशा प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आज से नहीं 40 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। तब जाके आज ये लेवल पे हम पहुंचे जहां आप बोल रहे हो कि हम 200 से शुरू करके आज यहाँ तक हम कैसे पहुंचे। तो ड्रीम, बगैर ड्रीम आप डेस्टिनेशन, आज आपने एड्रेस हमें भेजा तो हमें पता था कि यहाँ स्टूडियो में आना है। अदरवाइज ये मैडम बोलती है हाँ बात हो गई है, अपने 2:30 बजे पहुंचना है, लेकिन कहाँ पहुंचना है तो बोला वो तो पता नहीं है, कहीं मॉल के आसपास है, चलो जाके ढूंढतेंगे, मिलेंगे नहीं आप। तो ये बगैर डेस्टिनेशन यू कांट रीच टू द डेस्टिनेशन। या सो ये एक और इस तरह से क्वेश्चन भी आता है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन में कई बार पूछा भी जाता है, और कई बार इसमें 2 डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। मैं चाहता हूँ आप अपना ओपिनियन बताना सर, कि ड्रीम्स को लेके हमें स्पेसिफिक होना चाहिए, उसे वेग रखना चाहिए? स्पेसिफिक रखे तो अच्छा है, जैसे हम करते हैं। ओके, हाँ, आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं? दोनों चीज सही है उसमें, वो नहीं। स्पेसिफिक का मकसद क्या है कि आपको ड्रीम को कैसे करना है, ड्रीम को है ना यूनिवर्स में भेजना है। ड्रीम में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आज समझते नहीं है। सब लोग बोलते हैं बड़े बड़े ड्रीम्स करो, लेकिन कोई नहीं बोलता करे कैसे भाई, कुछ तो सिखाओ। खाली बस सोच लिया हो गया हमारा ड्रीम, ऐसे नहीं होता है। आपको एक सिस्टम बनाए। फिर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, आपको मिलियनर बनना है, या शायद मिलियनर हो गया तो बिलियनर बनना है, पता नहीं है मुझे। बट चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको मिलियनर बनना है, तो आपको पहला ड्रीम का मेहनत तो करनी पड़ती है, ईमानदारी से हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, वो तो करना ही पड़ता है। लेकिन सबसे पहली चीज ड्रीम करना है। तो अभी आप कैसे ड्रीम करोगे? तो आप अपने आप से यूनिवर्स में एक मैसेज भेजोगे, दिन में एटलीस्ट 5 से 10 बार एटलीस्ट आप बोलोगे कि मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ। अभी आप बोलते हो जब अकेले होते हो तो आप यूनिवर्स में वो मैसेज तो उसको बोलते हैं ड्रीम। कि आपका ड्रीम है कि आपको मिलियनर बनना है, लेकिन आप ड्रीम ऐसे करते हो जैसे आप मिलियनर हो। आई एम ए मिलियनर, मैं हूँ, मैं करोड़पति हूँ, बट आप हो नहीं। अभी प्रोसेस शुरू किया है क्योंकि आपने अभी लर्न किया है कि आपको मिलियनर बनना है। ये मैडम अभी हमारे पास जॉब कर रही है, अभी उनका ड्रीम है उसको भी ऐसे करोड़पति बनना है। तो वो दिन में 4 बार ऐसे अपने आप से पागल की तरह अकेले में बात करती है, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ, मैं करोड़पति हूँ। एंड इंशाल्लाह एक दिन होएगी वो, राइट? वही बोलना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्स की जिम्मेदारी बन जाती है। और शाहरुख खान का डायलॉग हर जगह पे हमने पहले बहुत सुनते थे, किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुड़ जाती है। सही बात है। यही है, बस आप कायनात में भेजो, यूनिवर्स में भेजो कि आप करोड़पति हो। यूनिवर्स की जिम्मेदारी है, करोड़पति का जितना भी रास्ते होंगे, डायरेक्शन, वो सारा आपको भेजेगी। लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखनी है कि आपका जितना बड़ा ड्रीम्स होगा, जितना बड़ा आपको अचीव करना है, इतनी बड़ी बड़ी चैलेंजेस को आपको फेस करनी है। आना चाहिए। बगैर चैलेंजेस कोई ग्रो नहीं होता है। So true. जैसे हमें भी मिलियनर बनना था, तो हमने भी ये प्रोसेस शुरू किया था जब व्हेन आई वाज 20 years old। मैंने $200 से शुरुआत किया था, $700-800 तक तनख्वाह पहुंची थी 3 साल के अंदर। तभी हमने ये चीज़ ड्रीम करना सीख लिया था। तभी मैंने शुरू किया था अपने आप से बातें करना कि मैं मिलियनर हूँ, मैं मिलियनर हूँ। और आज मैं वो प्रोसेस में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो कहने का क्या मतलब, लेकिन बहुत सारी चैलेंजेस जैसे हमने बताई ना कि जीवन में आएगी, क्योंकि आपका ड्रीम इतना बड़ा है। आपका ड्रीम छोटा है कि मेरा 2 बेडरूम वाला फ्लैट होना चाहिए, बीवी 2 बच्चे होने चाहिए, बच्चे को अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, तो आपका ड्रीम छोटा है, तो लाइफ में चैलेंजेस भी छोटी आएगी। क्योंकि आपका ड्रीम ही इतना है कि आपको सिर्फ इतना अचीव करना है कि आपके बच्चे अच्छे एजुकेशन लेवे, हमारी लाइफ अच्छी होवे, खुद का घर होना चाहिए, खुद के पास एक गाड़ी होनी चाहिए, खत्म, हमारी लाइफ फिनिश। लेकिन आपका ड्रीम, जैसे हमारा ड्रीम है 2050 अब करोड़ों लोगों की सेवा करनी है, तो अभी वो सेवा करने के लिए आपके पास कोई होना भी चाहिए ना सिर्फ। तो होने के लिए वो बड़ी बड़ी चैलेंजेस भी आएगी। ऐसे तो सिर्फ मिलेगा नहीं, ऊपर वाला तो देगा नहीं ऐसे कटोरी पकड़ के खड़े रहो मिल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज बच्चों को, यूथ को सीखनी है, या बिजनेसमैन जो भी एंटरप्रेन्योर्स आपके व्यूअर्स है, सबको सीखनी है। पेशेंस रखना है, लॉन्ग टर्म की सोच रखनी है, बड़े बड़े ड्रीम्स करना है और हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना है। तो डेफिनेटली लाइफ में आप अचीव करोगे, जो भी आपके ड्रीम्स होंगे वो जरूर आपको मिलेंगे। वेरी नाइस। सो हमने ड्रीम बिग, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रीड बुक्स, मी टाइम आपने बोला था, एक मी टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस करी। मैंने ये चीज़ टू बी ऑनेस्ट, किताबें तो मैं पिछले 8-10 साल से पढ़ रहा हूँ, बट
उसको डेप्थ में नहीं करता था। जैसे हमने बोला ना, एक्चुअली डेप्थ में ज़रूर सेल्फ अवेयरनेस लाना, उसके बारे में मेडिटेट करना, डेप्थ में जाना मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मिसिंग पार्ट आजकल मैंने अपनी लाइफ में भी नोटिस किया था और अब यूथ में भी हो रहा है। तो वो मैंने अभी हमने करना चालू किया। मैं 21 डेज़ चैलेंज हम लोग करते हैं, वहाँ पे हम बैठते हैं किसी एक बुक की बात पकड़ के और उसके अंदर सोचते हैं, उस पर रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ऑथर ने बोला थिंक एंड ग्रो रिच में, हैव अ बर्निंग डिज़ायर। अब लोग पढ़ते निकल जाते हैं कि हाँ चलो बर्निंग डिज़ायर, लेकिन हम बैठते हैं सोचते हैं कि बर्निंग डिज़ायर मतलब क्या, क्या कैसे, आपकी कौन सी ऐसी बात है जो अंदर आग लगाती है कि यार ये तो करना ही, ये तो करना ही है। और उसके बारे में जब 2-3 मिनट 5 मिनट भी प्यार से सोचेगा ना इंसान, उसको कुछ ना कुछ आंसर्स मिलना स्टार्ट होगा। और वही मुझे लगता है वही मैजिक है, सेल्फ अवेयरनेस। आपको मालूम पड़ना चालू होगा कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। राइट। और इसीलिए मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है सर इसके ऊपर, आपका ओपिनियन क्या यस यस, देखो हमें सिर्फ जीना नहीं है, जिंदा भी रहना है। है? तो जिंदा रहने के लिए मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपसे बातें करते, फैमिली वालों से बातें करते, दुनिया भर के लोगों से बातें करते, बट खुद से बातें नहीं करते। खुद से जब तक बातें नहीं करेंगे तो खुद को पहचानेंगे कैसे। और एक अच्छा सा कोड भी मैं आपके सामने शेयर करता हूँ कि दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, दिन में एक बार अपने आप से बात कर लिया करो, वरना दुनिया के सबसे अच्छे इंसान से मिलने का मौका गवा दोगे। हाँ, जबरदस्त, वेरी नाइस। सो वेरी सिंपल है। हाँ। ये सही है, ये रियलिटी है लाइफ की। क्योंकि आज इंसान खो गया है, तो खो गया है तो ढूंढने के लिए आपको इंसान के खुद के पास ही जाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए मी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मी टाइम के बगैर आप जीवन में नहीं अचीव कर सकोगे। क्योंकि खुद आपको पता ही नहीं है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है जब तक आप खुद से नहीं मिलोगे, खुद के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे। सो ट्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो सर मुझे लगता है वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक है यूथ की, जो मैंने खुद ने की है कई साल तक। मैंने नोटिस की हम कई बार आंसर्स ढूंढते हैं बुक्स में, पॉडकास्ट में हमसे, जो कि ठीक है गाइडेंस, हम बुक्स मुझे लगता है गाइड करने का सिर्फ एक गाइडेंस दे सकते हैं, बट फाइनल आंसर आपको अपने अंदर से आना चाहिए। अंदर से वो आप ही दे सकते हो। मैं नहीं बोल सकता कि आपको कल से कंटेंट क्रिएशन करना चाहिए। मैं बता सकता हूँ कि भाई कंटेंट क्रिएशन में ये फ़ायदा है, ऐसी मेरी लाइफ में चेंजेस है, बट वो जब तक आपके दिल में नहीं आएगा, आप उसके ऊपर सोच के कि हाँ मुझे इसलिए चाहिए, आई रियली लव फ्रीडम, मुझे शायद किसी के अंडर काम नहीं करता है, मुझे अपनी खुद की एक ज़िंदगी बनानी है। वैसे अंदर से मेरे दिमाग में जब मेरे अंदर से ये सब आंसर्स है, इसकी वजह से मैं इतने साल से कंटेंट क्रिएशन कर पा रहा हूँ। प्रॉब्लम मुझे लगता है यही होती है कि लोग कोई एक रील देख लिया कि भाई ये बंदा इस चीज़ को करके बहुत कमा रहा है, सडनली हाँ मुझे भी ये करना चाहिए, और उन्होंने वो करने की कोशिश की, फिर वो अंदर से नहीं है, तो 2-3 दिन नहीं में होता है। कंसिस्टेंसी भी नहीं आ पाती। और सारे आई थिंक सक्सेस का क्रक्स ही कंसिस्टेंसी है। यस यस, सो 100%। तो इस बात पे भी आप सर एग्री करेंगे? आपका कुछ ओपिनियन इस पे? या बिकॉज क्या है आज के टाइम में, देखो लोगों को क्या हो गया, यूथ की बात है, हम जनरल लोगों की बात कर रहे हैं ना, तो दूसरे के ओपिनियन के ऊपर जिंदा रह रहे हैं। वो क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेंगे, या वो क्या करता है। आज यूथ की भी बातें करें तो देख, एक दूसरे को देखते हैं, उनके पास ये मोबाइल है, इनके पास ये गाड़ी है, मेरे पास ये नहीं है, उनके पास वो गर्लफ्रेंड है, मेरे पास ये नहीं है। तो वो दूसरे के उसमें खुद को भूल जाता है। तो उनको वो पता नहीं चलता कि मेरे अंदर मैं यूनिक हूँ, खुदा ने, भगवान ने मुझे यूनिक बनाया है। क्योंकि दुनिया में आज देखो 700 करोड़, 750 करोड़ या 800 करोड़ पहुंच गए अभी, तो दो इंसान सेम नहीं मिलेंगे। तो उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो भी उनकी स्ट्रेंथ है वो अलग है, आपके पास जो स्ट्रेंथ है वो आपकी अलग है। तो आपको खुद की स्ट्रेंथ को पहचानना है और उसके ऊपर फोकस करने आगे बढ़ना है। आज सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली कैप्टन बन अपना क्रिकेट में इतना आगे निकल गए, इसका मतलब नहीं है कि आप भी निकल जाओगे। आपका पेशेंस होना चाहिए, जैसे आपने बताया, आपके पास वो प्रैक्टिस या आपके पास वो होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे क्रिकेटर बनना है। तो कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो आपके पास वो बर्निंग डिजायर, जैसे आपने बोला ना, वो होनी चाहिए। बगैर बर्निंग डिजायर यू कैन नॉट रीच, कंसिस्टेंट यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। सो वो आपको अपनी लाइफ में कब मिला, कैसे समझ में आया कि ये मेरा बर्निंग डिजायर है? वो आपने एक स्टोरी शेयर करी थी, वो जब आपने मेडिकल में बूढ़े इंसान की हेल्प की, तभी से आपको रियलाइज हो गया यही आपका गोल रहेगा जिंदगी भर? नहीं, हाँ वही 13, इसके पहले वो तो बात की 15.5-16 साल की उम्र में इंसिडेंट हुआ। 13-14 साल की उम्र में मुझे समझ में आ गया, क्योंकि मेरी 5-10 साल से रीडिंग थी, 5-6 साल का था तब से मैंने रीडिंग शुरू किया था, और 13-14 साल तक पहुंचा तो मैं रीडिंग के अंदर वो समुद्र में आके निकल गया था। तभी मुझे पता चल गया था कि जीवन को कैसे हासिल करना है। जैसे मैंने अभी बताया कि मैं तंदुरुस्त 30-35 साल से अपने आप को मैंने प्रोटेक्ट करके रखा है, तब जाके आज मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि दुनिया की कोई ऐसी डिजीज नहीं है कि मुझे टच कर सकती है। तो ये घमंड की बात है, अच्छी बात नहीं है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, बट आज 40 साल बाद मैं बोल रहा हूँ। लोग जो समझे, जो सोचे, उनका लुकआउट है, मेरा वो नहीं है। मैं नहीं दूसरे को सोचता हूँ, लेकिन जो लोग सीरियसली सुनेंगे और सोचेंगे
और अपने जीवन में हमारे लाइफ में से कुछ सीख के अमल करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो भी कल जाके प्राउडली बोल सकेंगे कि मैं आज हेल्दी हूँ और मैं 100 साल तक हेल्दी रहूँगा। तो ये हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है दुनिया में, राइट? आई थिंक कोई भी चीज़ पॉसिबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको उस पर विश्वास करना ज़रूरी है। और जब हम अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारा बिलीव बना रहता है। और आज आप इतना कॉन्फिडेंटली वो बार बोल पा रहे हो क्योंकि आपने उसको इतना बार प्रैक्टिस कर चुका है और वो उसके रिजल्ट्स देख चुके हैं उस चीज़ को करते हुए। ये एक चीज़ तो है सर, ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए मुझे भी एक चीज़ समझ में आई कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। खुद पे विश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे दूसरे क्या ही करेंगे। कौन आप पे बेट करेगा, कौन आपका प्रोडक्ट लेगा? जब तक कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक कुछ नहीं है। और कॉन्फिडेंस भी आता कैसे है, मुझे ये चीज़ समझ में सर, प्रैक्टिस से बार बार प्रैक्टिस करते रहो, बार बोलते रहोगे तो नहीं होगा। कुछ प्रैक्टिस तो करनी, हर चीज प्रैक्टिस से होता है। प्रैक्टिस से इंसान चैंपियन बोलता है। चाहे क्रिकेट में हो तो प्रैक्टिस करके चैंपियन बनते हैं, बिजनेस में प्रैक्टिस करके आज चैंपियन बने हैं। तो हर चीज वो होता है। और दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड की बात नहीं कि मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। 7-8 साल पुरानी स्टोरी है, बट ये बहुत हेल्प करेगी, मुझे उम्मीद है। मेरा एक फ्रेंड था, वो जब आया हमारे अफ्रीका में मैं था तब की बात है। तो हम लंच में गए तो उसने मुझे एक रिक्वेस्ट की कि रिजवान मुझे एक हेल्प कर, मेरी है ना सिगरेट की आदत है तकरीबन 32 साल से। अच्छा। मुझे छोड़नी है, तो मुझे हेल्प कर। तो मैंने उनको सिंपल सा सवाल पूछा, कितनी पीता है भाई? तो बोला 1 पैकेट 20 सिगरेट्स रोज पीता हूँ। तो बोला ओके, अभी क्या करना है? तो बोला छोड़ना है। मैंने डॉक्टर के पास गया, मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, मैं छोड़ नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं आदी हो गया हूँ, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, मेरे उसके बगैर जी नहीं सकता हूँ। मैं बोला अच्छी बात है, तो एक काम कर तू, मैंने उनको बोला काम कर, कल से है ना तू 40 सिगरेट 2 पैकेट कर दे, एक की जगह पे तू 2 पैकेट कर दे। तो वो बोले मुझे छोड़नी है और आप मुझे उल्टा गाइड कर रहे हैं। मैं बोला देख, सिगरेट पीना चालू रखो, छोड़ना नहीं। मैं तुझे एक टिप देता हूँ, एक एक्सरसाइज देता हूँ, आपको करनी है। तो बोला कौन सी एक्सरसाइज? तो मैंने सिंपल सा उसको एक बोला कि आपको दिन में 2 बार जब अकेले में हो तभी अपने आप से बातें करना है कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया, मैंने सिगरेट छोड़ दिया। ऐसे 5 बार बोलना है, दिन में 2 बार, सिर्फ 30 दिन के लिए। तो बोला इससे क्या होगा? मैं बोला 30 दिन बाद आप बोलो, 30 दिन बाद तुम मुझे फ़ोन करना। नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो मैं तुझे और कुछ डोज दूंगा, दूसरी कुछ टिप्स दूंगा, मेरे पास है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके में देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ये काफ़ी है आज। तो बोला ठीक है मैं करूंगा। और कुछ? बोला और कुछ नहीं है। और आप बिलीव नहीं करोगे, वो बंदे ने 30 दिन तक जैसे मैंने बोला वो करा, सिगरेट चालू रखी। विदिन 30 डेज उसकी सिगरेट की आदत चली गई, उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं हुई, कुछ तकलीफ नहीं हुई, और वो बंदा आज भी सिगरेट नहीं पी रहा है। अब सोचो कितना पावर है हमारे अंदर। उसका मैंने सिंपल रीजन भी बताता हूँ कि सिगरेट की जो डिजायर है, तलब कहाँ आती है? कॉन्शियस माइंड में। तो जैसे आपने 21 डेज का बोला ना कि कोई भी चीज 21 डेज करते हो तो वो अचीव हो जाती है। मैं 30 डेज देता हूँ सेफ साइड के लिए। वो बंदे को मैंने 30 दिन दिया कि तू दिन में 2 बार बोलेगा, तेरा कॉन्शियस माइंड के अंदर तू किल कर देगा वो तेरी डिजायर को। तेरी डिजायर है, जो तेरी आदत है, वो खत्म हो जाएगी यहाँ से, क्योंकि वो बोलता है सिगरेट पी। पेट नहीं मांगता है, अपना मुंह नहीं मांगता है, अपनी डिजायर, अपना कॉन्शियस माइंड बोलता है सिगरेट पी, सिगरेट पी, सिगरेट पी, क्योंकि तेरी आदत बन गई, उसके अंदर रिकॉर्ड हो गया है। अभी वहां से रिकॉर्डिंग निकाल के डिलीट करके सबकॉन्शियस माइंड में तुझे रिकॉर्ड करना है कि मैंने सिगरेट छोड़ दिया है। तो वो 30 दिन की प्रोसेस उसने किया और वो सफल हो गया, वो इंसान की आदत छूट गई। Amazing. कोई भी इंसान ट्राई कर सकते हैं, आपका व्यूअर्स को, लेकिन खुद के ऊपर भरोसा और एक डिटर्मिनेशन, एक कमिटमेंट होनी चाहिए कि मुझे ये दारू छोड़नी है, या मावा छोड़ना है, या गुटखा छोड़ना है, या सिगरेट छोड़नी है। तो आई गिव यू द गारंटी, डेफिनेटली छूट जाएगी। So, बातों में, मतलब हमारी बातों में हम क्या बोलते हैं अपने आप से, वो बहुत पावरफुल चीज़ है। आई थिंक मैंने एक कहीं तो पढ़ा था सर कि ना, फास्टेस्ट वे टू मैनिफेस्ट करके था कि पहले तो अपने थॉट्स बदलो, फिर आपकी बातें बदलो, और आपके एक्शंस बदलो। ये 3 चीज़ें अगर आपने बदल दी तो हर एक चीज़ आप अचीव कर सकते हो। प्रॉब्लम ये हो जाती है, कई बार लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव बोलते हैं अपने बारे में, दूसरों के बारे में, और नेगेटिव एक्शंस लेते हैं कि सिर्फ मोबाइल ही यूज़ कर रहा है या फिर कुछ काम नहीं कर, और फिर बोलते हैं मेरी लाइफ में कुछ हो रहा नहीं है। और चलता है ये तीनों चीज़ हमने कहीं ना कहीं बात करा। आपने बोला पहले थॉट्स, अपने ड्रीम बिग करो, अपनी बातें अच्छी करो, और अच्छे एक्शंस लेते रहो। यही चीज़ आई थिंक क्लियर हो रही है, राइट सर? आपने भी बोलो ये 3 चीज़ें ही है, और भी इसमें कुछ देखो सिंपल है। आप अच्छी सोच रखोगे ना तो आपको दुनिया भी अच्छी लगेगी, और आपका स्वभाव अच्छा रखोगे तो आप दुनिया को भी अच्छा लगोगे।
सिंपल सा फंदा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो जो सोच है ना, अच्छी सोच, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अच्छी सोच आती कहाँ से है, उसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं ना। आप किसी को बोल दो, एक नेगेटिव आदमी हो, गुस्सा वाला आदमी को बोल दे क्रोध करना पाप है, क्रोध करने से नुकसान होता है, बीमारियां होती है, तो एक वो बेचारा बोलेगा मेरी आदत ही क्रोध है, वो बन गई है, मैं करूँ क्या, मेरे साथ इतनी सारी चैलेंजेस है, इतने सारा फ्रस्ट्रेशन है, मैं बगैर क्रोध जी ही नहीं सकता, क्योंकि मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाता हूँ अपने आप को, राइट। तो ज़्यादा तक तो फैमिली में डोमेस्टिक वायलेंस इसके लिए तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाहर के जो क्रोध होता है, बाहर के फ्रस्ट्रेशन घर पे आता है और घर पे निकालता है, वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और बहुत सारी फैमिली बिखरती जा रही है। सिंपल है ये फंदा। लेकिन अभी उस आदमी को बोलो नहीं क्रोध मत कर, क्रोध मत कर, ये नुकसान है, ये नुकसान है। पहले तो हम जब बोले क्रोध मत कर, वही हम उनको बोल रहे कि तू क्रोध कर, क्योंकि ना सबकॉन्शियस माइंड में ये उल्टा नहीं, नेगेटिव नहीं चलता। दूसरी चीज़ कि वो आदमी जब तक वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करेगा कि मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, खुद से बातें नहीं करेगा, तब तक उसका क्रोध का वो जो आदत है वो जाएगी नहीं, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट है। तो उसके लिए उसको रोज बोलना पड़ेगा मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, दिन में 2 बार 3 बार, जैसे भी मैं बता रहा हूँ, 10 बार जैसे कितनी बार बोलना चाहिए आपको? 4-5 बार, एक टाइम में 4-5 टाइम्स हमें रिपीट करना चाहिए, ताकि हमारी पूरी बॉडी सुन लेवे। वो पूरी बॉडी सुन लेते तो हमारा बॉडी के अंदर हीलिंग पावर है और हर चीज़ हील कर देती है। चाहे आपका क्रोध की आदत है और आप बोलो मैं शांत हूँ, आप बीमार हो, बीमार रहते हो मेंटली, आप बोलो मैं तंदुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो इनर जो हीलिंग पावर है वो बीमारी को ख़त्म करके आपको स्ट्रॉन्ग एंड तंदुरुस्त बना देता है। सिंपल है, कोई इसमें वो हाई-फाई कुछ रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। बस लोगों को पता नहीं है, लोग सीरियस नहीं है, लोगों को खुद के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके लिए लोग कुछ करते नहीं है। अदरवाइज ये लंबा कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं कर सकता हूँ या कोई धर्म गुरु कर सकते हैं, ना आम आदमी नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। हम भी आम आदमी है और पहले भी थे, आज भी है। लेकिन आपने वो बिलीव रखा और एक्शन लेते रहे कंसिस्टेंटली, वो इसके इम्पोर्टेंट बगैर है। नहीं होता है बिलीव। कंसिस्टेंसी, लोग कई बार कंसिस्टेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है लोगों का, स्पेशली यूथ का ही आता है कि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूँ। तो उसके लिए क्या आप बताना चाहोगे उनको, क्या सजेस्ट करोगे? कि आप भी बहुत कंसिस्टेंट हो, पिछले इतने देखो सालों से चीज़ें कर रहे या हो। कंसिस्टेंसी के लिए है ना, आपके पास रिटर्न में लिखा हो, राइटिंग में लिखा होना चाहिए। आज मेरे पास मैं जेब पेपर नहीं है, पेपर में भी लिखा हुआ है, मेरा मोबाइल का मैं बार पढ़ा है, उसके स्क्रीन पे भी दिखाऊं, मेरे पास विजन 2050 तक का लिखा हुआ है। अच्छा, विजन 2050, और आपको सोशल मीडिया पे भी मिलेगा। हम लोग कुछ ट्रांसपेरेंट, हम छुपाते नहीं, हम जो दिल में आया वो मुंह पे बोल देते हैं सीधा, क्योंकि लोगों को इंस्पायर करना। आप सोचो 2050 तक की सोच में लेके बैठा हूँ, नॉट ओनली द सोच, क्या क्या काम करना है उसका पूरा लिस्ट हमारे पास है। 2050 तक हमें क्या अचीव करना है जीवन के अंदर, वो मेरा मोबाइल के स्क्रीन में है, मेरा वॉलेट में है, मेरा पेपर में है, क्योंकि नज़र से हटा वो माइंड से हटा। तो लिखा हुआ पेपर में कहीं पे भी रहेगा तो आपकी नज़र में रहेगा, तो आपकी कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको रोज़ याद आएगा। मोबाइल खोलोगे, मोबाइल तो हर मिनट इंसान खोलता है, तो सामने स्क्रीन पे दिखता है मुझे ये करना है, सेल्फ टॉक करना है, अफर्मेशन करना है, मेडिटेशन करना है या योगा करना है, वो आपके सामने आपको दिख रहा है, तो आपको याद आ जाएगा। अदरवाइज रिमाइंडर रिमाइंडर बनता जाए। तो कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? पहले तो हमें एक सीरियस होना है, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि हमें ये चीज़ 30 दिन करनी है या 1 साल करना है, या आज हम सोचो मैं 35 साल से कर रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं, वैसे तो 40 साल से ऊपर हो गया, 32-35 साल से, तो ये सब कॉन्शियस माइंड का पावर की सिर्फ बात कर रहा हूँ। तो मेडिटेशन तो 40 से ऊपर इसका साल। पावर आपको समझ कब आया कि यार ये काम करता है? मतलब कभी तो एक रहेगा नहीं, हाँ यार ये तो काम करता है, ऐसा कैसे, कब हुआ छोटी सी realize? उम्र से, हाँ, मैं 20 साल की उम्र में मैं इतना स्ट्रांग था, अच्छा, पहली बिलीव बन गया था कि ये तो काम करता ही है। क्योंकि इतनी रीडिंग की हैबिट थी। और रीडिंग की हैबिट सिर्फ रीडिंग नहीं थी, आज भी मैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ता हूँ। मैं 10 मिनट पढ़ता हूँ, 10 मिनट के अंदर कुरान के अंदर आप चाहो ना तो 10 पेज पढ़ सकते हो, मैं 2 पेज पढ़ता हूँ, आराम से पढ़ता हूँ, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। उसके अलावा भी है ना एक डिसिप्लिन होती है, शायद मैं बता सकता हूँ। हम लोग मस्जिद जाते हैं, कोई मंदिर जाता है, कोई होली बुक्स पढ़ने के लिए बैठता है, तो हमारी आदत क्या होती है जिसान जी? सिंपल है कि भाई हमें मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो नहा धो के फ्रेश होके अच्छे सिंपल कपड़े पहन के हमें मस्जिद में जाना है या मंदिर में जाना है या चर्च में या गुरुद्वारा, जहाँ भी जाना है। तो हम ये फिजिकली आउट सारी चीज़ करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है, हम अच्छा फ्रेश होके जाके हम प्रेयर्स करें, नमाज पढ़े, जो भी पूजा पाठ जो भी जो करना है वो करते। लेकिन हम भगवान की साइड से, खुदा की साइड से नहीं सोचे कि उनको क्या चाहिए।
देखो ये बहुत अलग बात बता रहा हूँ। उनको वो नहीं चाहिए आप नहा धो के फ्रेश होके अच्छे कपड़े पहन के, वो तो हमारे लिए अच्छे के लिए हम आराम से नमाज पढ़ सके, आराम से हम जो भी क्रिया करने कर। लेकिन वो भगवान खुदा की तो सोचो, उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए कि आपका दिल पवित्र होना चाहिए। आप जब मेरे पास आओ, मेरे मंदिर मस्जिद में, मेरे गुरुद्वार में, चर्च में आओ, तो अंदर से प्योर हो के आओ। बाहर का कोई इश्यू नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि तुम जैकेट पहन के आओ या शर्ट या टी शर्ट पहन के आओ। मेरे लिए इंपॉर्टेंट वो है कि तुम्हारा दिल पाक है अंदर से। जो भी गिला गिबत या जो भी गुनाह पाप जो भी है वो सब धो के आप मेरे पास आओ। तो ये चीज़ है ना, लोगों को समझने की ज़रूरत है, वो समझाने की भी ज़रूरत है, जो हम बचपन से हमें सीखी है और आज हमारे जीवन में हम उतार के रखी है। सो ट्रू। नहीं, ये तो एक चीज़ अगेन मैं नोटिस किया हूँ सर, सब सरफेस लेवल ऊपर ऊपर वाली चीज़ें बहुत सब करते हैं। जैसे किताबें भी पढ़ना है तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है, किसी से मिलना है तो ऊपर ऊपर से बातें करनी है, Yes. पॉडकास्ट भी आप देखोगे तो मैक्सिमम लोग कंटेंट भी जो देखते हैं वो ऊपर ऊपर से देखते हैं, Right. 2-3 मिनट बाद बंद कर देते हैं। लोगों के लिए ना वो सबर पेशेंस नहीं है नहीं कि है, डेप्थ नहीं में जाके समझने की कोशिश करें ये बंदा ऐसा बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, Right. या हम अगर प्रेयर करने भी जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहा है, ऊपर वाले के सामने जा रहा है। अगेन आपने बोला, बहुत प्यारी बात बोली आपने कि हम ऊपर से तो कई बार क्लीन कर लेते हैं अपने आप को, वजू कर लेते हैं, नहा लेते हैं, पवित्र होके जाते हैं, लेकिन फिर अंदर का मैल वैसे का वैसे ही रह जाता वैसे ही रह है। जाता और वो अंदर का मैल कई बार नमाज पढ़ते वक्त भी चल रहा होता है, यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। हम मुंह से पढ़ते जा रहे हैं लेकिन अंदर वो साफ सफाई नहीं है। नहीं है साफ सो सफाई। और वही तो मेन है, हम पढ़ते हैं कि अंदर से साफ हो जा। या वही ना, अल्लाह ताला ने वजू का बोला है, लेकिन हम बाहर हाथ मुंह धो के भाग दे, बस अल्लाह ताला ने बोला है हमारे, अल्लाह ताला ने अंदर का वजू बोला है। नहीं तो ये अंदर से अपने आप को प्योर करने की कोशिश करो, और मुझे लगता है अंदर से प्योर करने के लिए जो बातें हम बोल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने थॉट्स को चेंज करो, अपनी बातों को चेंज करो। जब आप बातें चेंज करोगे, जैसे आपने बताया कि वो अंदर तक बैठ जाएगा, आपकी बदन आपको हर एक सेल में वो बात बोलने लग जाएगी। एग्जैक्टली। वैसे तो हर धर्म ये चीज़ सिखाता है, लेकिन आपको क्या लगता है 2-3 इमोशंस या फिर चीज़ें जो सबसे खराब है, जो आगे बढ़ने नहीं देगी यूथ को, तो क्या है? जैसे कि मे बी फॉर एग्जांपल क्रोध, गुस्सा, वैसी और कोई चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि यार वो ये चीज़ें नहीं आगे बढ़ने देगी? मेरे ख्याल से यूथ, आज के यूथ की जो सोच है ना, वो शॉर्ट टर्म वाली सोच है, लॉन्ग टर्म वाली सोच नहीं है। यूथ क्यों इतना जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, इतना जल्दी बैड हैबिट्स में चला जाता है, इतना जल्दी थक जाता है मेंटली, फिजिकली? बिकॉज उनका कोई लॉन्ग टर्म का कोई प्लान नहीं है, लॉन्ग टर्म की सोच नहीं है। चाहे वो यूथ गरीब के घर का हो, मीडियम परिवार का हो, या चाहे वो अमीर के घर से आया हुआ यूथ हो, उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस या पीस या सुकून नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म की कोई सोच नहीं। हम जब यूथ थे, 13, 14, 15 साल की, जब फर्स्ट सैलरी मेरी थी तब 15.5 साल की उम्र थी, तो तभी से हमारी सोच को हमने लंबी रखी थी कि नहीं, आज भले मैं $10 कमा रहा हूँ महीने के, लेकिन मेरी सोच यह है कि मैं एक दिन $1,00,000, $1 मिलियन या $10 मिलियन भी कमाऊंगा। तो उसके लिए मुझे पेशेंस से और स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ना है। और दूसरा क्या है कि यूथ का एक प्रॉब्लम क्या है कि वो सामने वाले दूसरे लोगों को, दूसरे यूथ्स को देखते, कंपैरिजन करते। वो कंपैरिजन है ना, डेंजर चीज है, क्योंकि उनके माँ बाप अमीर है, उनकी अलग चीज है, अलग बात है, उनके पास ऊपर वाला ने बहुत कुछ दिया है। तुम्हारे फादर पेरेंट्स की एक लिमिटेशन होती है, उनके पास इतना नहीं है, तो वो आपको फुलफिल नहीं कर सकते। उनके लाइफ के अंदर भी बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन, बहुत सारी चैलेंजेस होती है जो यूथ बच्चे नहीं समझ पाते, बहुत माँ बाप भी शेयर नहीं करते हैं। तो बहुत सारा ऐसी चीज़ें हैं जो आज यूथ को समझना है, यूथ को पेशेंस से काम लेना है। दूसरा क्या है कि उनको वो सोचना है कि आज मैं अच्छा एजुकेशन मुझे मिल रहा है क्योंकि मैं अमीर घर में पैदा हुआ, लेकिन मेरे सामने हजारों बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नसीब नहीं हो रहा है, खाना पीना नसीब नहीं हो रहा, तो मैं उनको कैसे मदद कर सकूं, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो सोच उसमें आनी चाहिए। देखो, हमारी 2 बेटियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लक्ष्मी है हमारे घर पे। दोनों को हमने बचपन से मानव सेवा का कॉन्सेप्ट सिखाया है। उनको हम 100 रुपया देते थे तो उनको बोलते थे 10, 15, 20 रुपया है ना, तू किसी गरीब को हेल्प कर, बाकी तू 70, 80 रुपीज़ तू आराम से तेरे लिए खर्च कर। और आज भी बचपन से दिया हुआ कॉन्सेप्ट आज भी हम उनको सिखाते कि तुझे इतना दे रहे, इसमें से इतना तू जा, किसी को भी हेल्प करना है तो तेरे हिसाब से कर, कहीं पे भी अच्छे काम में तू यूज़ कर। आज दोनों बेटियां कर रही है, खुद भी कमा रही है तो भी निकाल रही है। तो वो बचपन से आप उनके दिलों में डालोगे ना तो रहेगा। एक कहावत, एक कोट भी है, मैं शेयर कर सकता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए बाहर क्या छोड़ जाते हो, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना उनके दिलों में। तुम बाहर करोड़ों उनके बैंक अकाउंट में छोड़ के चले जाओगे, लेकिन वो बच्चों को अच्छी तालीम या अच्छा संस्कार नहीं दिया तो वो पैसा उनको अयासी में खत्म करेगा, उनकी भी जिंदगी खराब करेगा। इससे अच्छा है कि वो पैसा कहीं दान पुण्य करके आप जाओ।
राइट। राइट, आई थिंक यही सबसे इम्पोर्टेंट है कि इंटरनल अंदर फोकस कर पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जरूरी बच्चों है। के लिए। आपने ये बहुत प्यारी बात बोली कि कई बार सारे पेरेंट्स का सपना ही रहता है कि मैं अपने बच्चों के लिए पैसा बहुत छोड़ के जाऊँ, एकदम शोहरत, ये सारी चीज़ सब माँ बाप का सपना होता है कि अपने बच्चों के लिए बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड लाइफ दी जाए। लेकिन उससे बेटर गोल ये होना चाहिए कि मैं अच्छा दिल दे के जाऊँ अपने बच्चे को, अपने सिर्फ संस्कार, हैबिट्स। एक चीज सीखनी समझनी है। हम एग्जाम्पल ले हुए हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर की बात करें, वो कितना कमाते थे। उसके बाद हमारे ग्रैंड फादर आया, उसने उससे ज़्यादा कमाया। उसके बाद हमारे फादर आए, उनसे ज़्यादा उसने कमाना शुरू किया। उसके बाद हम आए, हमने वो हमारे फादर से ज़्यादा कमाना शुरू किया। आज हमारे बच्चे हैं, वो हमसे ज़्यादा कमाएंगे। तो आपको छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इतना छोड़ के जाओ कि वो आगे उनकी लाइफ चले, वो ज़्यादा कमाने, उसको अच्छे संस्कार, अच्छी तालीम, अच्छा एजुकेशन दो, अच्छी चीज़ें दो, ताकि वो जीवन में आगे बढ़े। बाकी ऐसा मत करो कि मैं मेरा ग्रैंड डॉटर या मेरी ग्रैंड सन के लिए मैं छोड़ के जाऊंगा। अरे वो तो आपसे कहीं ज़्यादा गुना कमाने वाले हैं, आपके पैसे की उनको नीड भी नहीं है। और आज बहुत सारे बच्चे, हम तो लोगों से मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा कनाडा यूएस में पढ़ रहा है, वहीं पे उनकी गर्लफ्रेंड बन गई, हमारा इतना बिजनेस कौन संभालेगा, हमें समझ में नहीं आता है, हमारे पास इतना पैसा है। वो बेटा बोलता है हमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, अभी वो दान करने की आदत नहीं है तो दान भी नहीं कर सकते, अभी करे क्या। सच्ची में ये एक रियलिटी है लाइफ की। ये बॉम्बे की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बॉम्बे की सब जगह पे ये रियलिटी है कि हमारे बच्चे मना कर रहे हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए, अभी मैं इतना एम्पायर खड़ा करके बैठा हूँ और क्या करूँ समझ में नहीं आता है। अभी हम हमारी तो सीधी बात होती है ना, डोनेट करो एनजीओ में, हमारे एनजीओ में डोनेट करो, कहीं पे एनजीओ तो अच्छे काम में यूज करो। तो वो हाँ वो सोचेंगे ठीक है चलो 1-2 लाख रुपया दे दिया। अरे 1-2 लाख तुम्हारे पास 100 करोड़ है वो तो। एनीवे तो वो ये देने की हैबिट नहीं है, वो हैबिट बचपन नहीं से है, हैबिट नहीं बचपन बनी से है। राइट, वो इजी नहीं होता है ना। जब आपके पास हैबिट नहीं है तो आसान नहीं होता है ना सही डोनेट बात करना, है। आपके पास कितने भी करोड़ों हो। सो ट्रू। अगेन एट द एंड हैबिट पे हमेशा वापस से बात आके अटकती है कि आप, और ये चीज़ें मैंने भी नोटिस किया, हार्ड से हार्ड चीज़ अगर आप उसको हैबिट बना लोगे तो वो आसान हो जाती है एक पॉइंट ऑफ टाइम बाद। स्टार्टिंग में हार्ड लगेगी लेकिन एक टाइम बाद वो आसान लगने लगी और फिर वो नहीं करना हार्ड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली। ये हैबिट का पावर होता है जो हम सबको अपनी लाइफ में डालना चाहिए। यस। अच्छा, आप और भी अपने अपने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स भी किए। आपने बताया कि ये सारे माइंडसेट ने, रीडिंग ने, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज़ ने आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स से लड़ने का मौका दिया और वो हिम्मत दी कि आप अच्छे से उससे लड़ पाए। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ हुआ था, जो लोगों को इंस्पायर करेगा? देखो इंसिडेंट्स तो बहुत हुए हैं, हुँ, बट एक इंसिडेंट हुआ बट आई अवॉइड टू शेयर। बट सोशल मीडिया में आप डालोगे रिजवान आड़तिया किडनैपिंग हुँ, तो उससे मिल जाएगा, कोई भी देखना चाहे तो। बट आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हुँ, तो बट वो शेयर करना मेरे लिए अच्छा नहीं है क्योंकि मैं भूल जाना चाहता हूँ वो इंसिडेंट को जो मैंने अभी बताया नाम। तो समझ रहा हूँ। बस इसके अलावा तो मूवी में है बहुत उतार चढ़ाव देखे हमने, जीवन में आगे बढ़े, दंगे हुए, लूट गए, जीरो हो गए अफ्रीका में, तो ये जान बचाकर वापस आ गए अपने देश, वापस थोड़े 4-6 महीने में ठीक हुआ, वापस जाके मेहनत किया, वापस दंगे हुए, वापस लूट गए। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में हुए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारे, कभी गिव अप नहीं किया, कभी भागे नहीं प्रॉब्लम और सो चैलेंजेस से। एग्जैक्टली हुआ क्या था? मतलब कई बार कई लोग अपनी लो पॉइंट पे होते हैं, तो क्या आप बताना चाहोगे ऐसा लो पॉइंट आया था, लोग और रिलेट कर पाएंगे कि मैं यहाँ से देखो यहाँ पहुँचा था एंड फिर यहाँ से भी उठ पाया, तो वो भी अपने आप में बहुत इंस्पिरेशन होगा लोगों के लिए। देखो आज दुनिया में वॉर्स चल रही है, सही बात है। लड़ाइयाँ चल रही है, दुनिया में जो वॉर चल रही है उसमें बहुत सारे जो बिजनेसमैन होंगे, जिनके स्टोर्स होंगे, जिनके कन्वीनियंस स्टोर होंगे, जिनके बिजनेसेस होंगे, वो भी लूट गए होंगे, वो भी ख़त्म हो गए होंगे, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं वो देश छोड़ के दूसरी जगह पे अपनी लाइफ को सेव करने के लिए चले गए होंगे। तो ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। आज का इंसान क्या एक बार कुछ होता है तो ऐसा सोचते हैं कि अभी तो मेरा ख़त्म, अभी मैं क्या करूँ जीवन में, क्योंकि कुछ बचा नहीं है मेरे पास। लेकिन एक चीज़ याद रखनी कि आप बचे हो ना, ये प्रूफ करता है कि आप वापस खड़े हो सकते हो। बस इतना खाली आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करो खुद में तो आप आगे बढ़ सकते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी सुबह उठता है तो उनके पेरेंट्स घर में से बाहर आते, बेटा मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई तो लेके आना। तो बोला ठीक है बाबूजी मैं लेके आता हूँ। थोड़ी देर अपने आप को तैयार कर रहा था ऑफिस के लिए तो उनके 2 बेटे बाहर आए कि डैडी प्रिंसिपल ने बोला है फीस पेंडिंग है, भरी नहीं है। तो बोला बेटा ठीक है मैं कुछ करता हूँ, क्योंकि मीडियम परिवार था। थोड़ी देर हुई तो उसकी वाइफ बोल रही कि घर में खाना नहीं है, कुछ ग्रोसरीज तो आप मंगा दो, कैसे खाएंगे, पैसे भी नहीं है।
तो बेचारा बोला ठीक है मैं कुछ करता हूँ बहू को भी। अभी वो तैयार होके ऑफिस जाने के लिए बाहर निकलता है तो घर का मालिक आता है कि तूने 6 महीने से रेंट पे नहीं किया, मुझे रेंट का पैसा चाहिए, नहीं तो मैं तुझे घर से निकालूंगा। तो उनको भी बोला ठीक है मुझे टाइम दो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे करके बेचारा ऑफिस गया। तो ऑफिस में काम कर रहा था, थोड़ी देर हुआ तो उनके बॉस ने उसको बुलाया, उनका जो भी सीनियर था, कि भाई अभी कंपनी लॉस में चल रही है, तो अभी 20-25 लोग को हम जॉब से निकाल रहे हैं, तो आपका भी इसमें नंबर आ गया, तो ये मंथ 30 तारीख आपकी फाइनल है। अभी सोचो वो आदमी, घर में खाना नहीं है, पेरेंट्स के लिए दवाइयाँ नहीं है, बच्चों के लिए स्कूल फी नहीं है, घर का रेंट भरने का पैसा नहीं है, एक जॉब थी वो भी चली गई। अभी वो आदमी क्या करेगा? नॉर्मल आदमी सुसाइड की तरह सोचता है, लेकिन ये बंदा की हालत क्या थी? ये इतना अच्छा इंसान था कि जहाँ रहता था वहाँ मेडिकल स्टोर वाले से अच्छा रिलेशन था, क्योंकि वो ईमानदार था, कभी किसी से झगड़ा नहीं कर रहा था, सबको प्यार मोहब्बत से मिलता था। जो ग्रोसरी वाले, जो सुपरमार्केट वाला था, उनसे अच्छा रिलेशन था, स्कूल में अच्छा था। अभी उनकी जॉब चली गई तो उसने क्या किया? हर जगह पे जाके बात किया। मेडिकल स्टोर वालों को बोला मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे फादर की हालत ख़राब है, मैं तुझे दे दूंगा, तू मुझे जानता है, मैं कभी किसी का पैसा आज तक खाया नहीं हूँ। उसने दवाइयाँ दी। ग्रोसरी जाके ग्रोसरी वाले से बात किया, ग्रोसरी वाले ने बोला लेके जाओ, आपसे कौन, आपको हम जानते चले इतने सालों से, आप कभी किसी का पैसा नहीं खाओगे, आप लेके जाओ। प्रिंसिपल से जाके मिला तो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले 6 महीने तक फीस नहीं भरना, कोई इश्यू नहीं है। रेंट वाले से बात की, ऐसे करके सबको पटा लिया उसने। क्यों? कि वो आदमी ईमानदारी से अपने नाम और अपना रेपुटेशन सलामत रखा था। अभी आप बिलीव करो, उसका जॉब 30 तारीख को खत्म हो गया, उसको दूसरी जॉब मिल गई जो उससे ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा तनख्वाह वाली मिली। और उन लोगों से सारी चीज़ लेके आया, घर भी चल गया, प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया और बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो हमेशा अपॉर्चुनिटी हमारी पीछे होती है, सिर्फ हमें वो चैलेंजेस के टाइम पे थोड़ा पेशेंस रख के अपने आप को संभालना है। उसने संभाला, सबसे बात किया, वो भागे नहीं प्रॉब्लम से। हर इंसान के पास जाके बात किया, उसने लैंडलॉर्ड वाले से बात किया, ग्रोसरी वाले से बात किया, मेडिकल स्टोर वाले, सबसे बात करा। और सबका, क्योंकि सब उनको जानते थे कि ये बंदा ईमानदार है, ये इतने साल से हम उनको देख रहे हैं, बहुत अच्छा इंसान है, ये कभी पैसा खाएगा नहीं। और उसके सारे प्रॉब्लम सोल्व हो गए और जॉब भी उसको अच्छी मिल गई। तो ये रियलिटी है लाइफ की, कि आप हिम्मत मत हारो, सिर्फ अपना नाम और अपनी जो भी है अपनी ईमानदारी, उनको बरकरार रखो, तो आपका सारे प्रॉब्लम है ना वो सोल्व हो जाएगा। राइट। आई थिंक कैरेक्टर, अपना एक कैरेक्टर बना के रखो, अच्छा कैरेक्टर। लोग कई बार पर्सनालिटी बनाने पे बहुत काम करते हैं, लेकिन कैरेक्टर पे काम नहीं करते। आपका कैरेक्टर ये होता है कि आप कितना अच्छा इंसान हो, आप किससे कितने अच्छे से बात करते हो, कि आप चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और मैंने नोटिस करा, जितनी भी रिलीजियस किताबें होती है, डेप्थ वाली बातें होती है, इससे जो वाइस हो जाता है एक टाइम बाद, वो हमेशा कैरेक्टर वाला इंसान बनने के लिए ज़्यादा सजेस्ट करता है, ना कि चलो ठीक है कपड़ा ठीक नहीं है चल जाएगा, लेकिन दिल अच्छा होना चाहिए, है ना। वो जाकिर खान बोलता है ना कि आदमी काम 19-20 रहेगा चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए। आदमी भी तो वो बहुत सही बात बोली। आदमी 20 रहेगा तो काम थोड़ा 19-20 चल जाता है। और वही अच्छे इंसान बनो, और अच्छे इंसान, वही सिंपल बात है कि शायद 100 साल 1000 साल पहले भी यही सिखाई जा रही थी, आज भी यही सिखाई जा रही है, और शायद 1000 साल बाद भी यही सिखाई जाएगी। बट प्रॉब्लम है कि हम लोग वो बात छोड़ के बाकी और क्या बातें हैं भाई, उसके ऊपर बात करते वाली चीजें करेंगे। तो ये लोग भागते हैं ना प्रॉब्लम से, डरते हैं और भागते हैं। आज फियर इतना घुस गया है ना हर एक इंसान के दिल में, कि हर चीज से इंसान डरता है, हर चीज से इंसान भागता है। भागने की जरूरत नहीं। आज प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आता है तो हम क्वेश्चंस करते हैं, व्हाई मेरी लाइफ में। व्हाई की जगह पे चेंज करके व्हाट कर दो, कि मैं क्या करूँ, कि व्हाट कैन आई डू टू रिजोल्व दिस प्रॉब्लम, रादर देन व्हाई मेरे ऊपर इतने प्रॉब्लम्स आए। अरे भाई प्रॉब्लम्स हर एक इंसान की जिंदगी में आते हैं, बट चेंज करो, थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो, थोड़ी अपनी सोच को चेंज करो, वाई की जगह पे व्हाट कर दो, तो सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तब जब आप सर अपने लो पॉइंट्स में, कई बार आपकी लाइफ में लो पॉइंट्स आए, जब तंगे हुए, बहुत सारी चीज़ें जीरो पे हो गई, तो तब आपकी भी मेंटालिटी, आपने क्योंकि किताबें पढ़ के रखी थी, इसीलिए ये था कि नहीं यार ऑफिस से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और ऐसा कुछ हुआ? कुछ ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि यार पहले से बेटर हो गया, ऐसा कुछ? हर बार हुआ है, वो बेटर ही हुआ है। सच्ची में बेटर ही हुआ है हर बार। देखो हमारे साथ ये इंसिडेंट हुआ जो मैंने बताया, तो मैं अफ्रीका में रहता था। 35 ईयर्स आई वाज लिविंग इन अफ्रीका। 35 साल हम अफ्रीका में रहे जब से हम गए थे, 86 टू 2020 तक। 2020 में हम दुबई यूएई में मूव हो गए, बिकॉज ऑफ द जो इंसिडेंट जो मैंने बताया, जो किडनैपिंग वाला हुआ था। तो 20 दिन हमने तकलीफ गुजारी, बहुत सारे चैलेंज, लेकिन दुबई आ गए। दुबई आने के बाद इतनी सारी अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई यूएई में,
बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप हो गए। इंडिया मुझे बाजू में हो गया, हमारा एनजीओ है आरएफ ग्लोबल करके, उसकी 2 मिनट बाद में बात करते। तो मैं पहले हर महीना अफ्रीका से इंडिया आता था सेवा करने के लिए अपने देशवासियों की। अभी दुबई मेरे लिए बहुत नज़दीक हो गया। दुबई के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोगों से फ्रेंडशिप और मुलाकात हो गई, बहुत सारे फ़ायदे। तो हमेशा हर चैलेंजेस के पीछे अपॉर्चुनिटी होती है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना है, खुद के ऊपर भरोसा, खुदा भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, और आपको ये बिलीव करना है कि आपके लिए अच्छी चीज़ लाएगी जीवन के अंदर, और आती है आती राइट। है। वाई मी के बजाय ट्राई मी बोलने वाला एक एटीट्यूड रखना चाहिए। ट्राई मी एग्जैक्टली, क्या ट्राई है, मी। हिम्मत है, कर लेंगे। और यूनिवर्स ट्राई कराता है आपको। ऑफ आपने एक चीज़ बोली थी ना कोर्स। पॉडकास्ट में, यार छोटे सपने देखोगे तो छोटी प्रॉब्लम्स आएगी, बड़े सपने देखोगे तो बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। क्या आप तैयार हो बड़े प्रॉब्लम्स के लिए? कई बार लोग बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए रेडी नहीं रहते। नहीं है मतलब हमको हलवा तो खाना है लेकिन मोटा नहीं होना बड़ा नहीं है होना ना? है। वही हमको पतला होना है, जिम नहीं जाना है, आह, अमीर बनना है लेकिन मेहनत नहीं करनी नहीं है, करनी गर्लफ्रेंड चाहिए लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं नहीं है, है। खुश रहना है लेकिन आप मेडिटेट अपने ऊपर वाले से कनेक्शन नहीं नहीं बनाना है। बना। आई थिंक यही सारी हमारे इंसान का यही प्रॉब्लम ही यही है कि हमको एग्जैक्टली बिना कुछ करे चाहिए चाहिए यूनिवर्स। लेकिन जबकि थिंक एंड ग्रो रिच बुक में भी आई थिंक यही बोला गया कि कुछ चाहिए यूनिवर्स से तो पहले कुछ यूनिवर्स को दो, दो दो। और जब देने वाला एटीट्यूड आएगा तो ऊपर वाला ऑटोमेटिकली उससे बहुत ज़्यादा बगैर देगा। दिए कुछ मिलता नहीं है, बगैर बोए कैसे पाओगे? इसीलिए आई थिंक वो आपका गिविंग एटीट्यूड भी आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था। कई बार कुछ समझ में नहीं आता, एटलीस्ट आई थिंक ओपरा विनफ्री ने ये चीज़ बोली थी कि जब उनके पास कुछ भी पैसे नहीं थे तब भी उन्होंने वो गिविंग एटीट्यूड, अब बोलो उन्होंने बोला कि जेब में $5, 5 मिलियन कमाना है, आपके पास जेब में $5 है, $5 देना सीखो, या 5 मिलियन ऊपर वाला देगा। देगा। तो ये बात भी वो बहुत सोच के अजीब लगेगी, अरे $5 है वो भी दे दूंगा तो मिलेगा क्या? लेकिन देख देने की, मुझे लगता है वो सोच उन्होंने बताने की जाहिर की थी कि गिविंग एटीट्यूड होता है तो ऊपर वाला फिर देना चालू करता है। जैसे कि आज ही मैं आज का एग्जांपल दूंगा सर, मेरे साथ हुआ कि और मैं वो करूँगा, अभी तक मैंने किया नहीं बट करना है। जैसे केले वाला था, मैंने उसको केला लेने के लिए गया था, तो उसने मैंने 30 रुपीज़ का उसे हाथ दर्जन केला था, तो उसने 2 केले मुझे एक्स्ट्रा दे दिए। ऐसे ही पहले उसने बोला 80 वाला ले लो, मैंने बोला नहीं 30 वाला चलेगा, तो उसने 2 केले ऐसे ही दे दिया। अब मेरे को एक है कि नहीं, अब उसको मैं ज़्यादा दे के आऊँगा, अब मैं कभी भी जाऊँगा तो मैं उससे ही लूँगा, क्योंकि उसका गिविंग एटीट्यूड इतना, वो बंदा उसने छोटा सा ठेला लगाया था फिर भी वो गिविंग एटीट्यूड 2 केला एक्स्ट्रा दे दिया। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और ऐसी यूनिवर्स, अगर मुझे इंसान को अच्छी लगी तो सोचो ऊपर वाले को कितनी अच्छी कितने लगती अच्छे होगी लगे, हाँ। कि बंदा देने में विश्वास रख रहा है। तो वो आई थिंक आज है, जिस दिन हम सबके अंदर आना चालू हो गया उस दिन हम सब बहुत एक दुनिया ही बेटर बनने लग जाएगी। बनने लग जाएगी। तो आपने एनजीओ की भी बात करी थी, इससे रिलेटेड आ रहा, वो किस चीज़ के बारे में है, क्या है उसमें भी, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? ओके, हमारा एक एनजीओ है RAF ग्लोबल करके, 3 कंट्री में है। इंडिया में, क्योंकि आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंडिया, कोंगो अफ्रीका में जहाँ मैं 13 साल रहा हूँ, और मोजाम्बिक अफ्रीका जहाँ मैं 22 साल रहा हूँ। तो ये 3 कंट्री में हमने 2015 में एनजीओ खोला था, और हम लोग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, लाइवलीहुड, फूड सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस एंड स्मार्ट एग्रीकल्चर, ऐसे अलग अलग एरियाज में काम कर रहे हैं जहाँ एक फैमिली की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। आज गुजरात, राजस्थान और झारखंड में 3 स्टेट्स में हम लोग फोकस से काम कर रहे हैं। 100+ विलेजेस को डेवलप कर रहे हैं। पहले हम लोग 6-7 स्टेट्स में काम कर रहे थे, महाराष्ट्र में भी कर रहे थे, दिल्ली में भी कर रहे थे, और दूसरे स्टेट्स में, बिहार में भी थोड़ा काम किया। लेकिन उसके बाद हमने कंसोलिडेट करके अभी 3 स्टेट्स में हम लोग काम कर रहे हैं। ये इंडिया की बात कर रहा हूँ। अफ्रीका और में भी आज बहुत काम कर रही है, क्योंकि वहाँ हमारी कर्म भूमि है, तो वहाँ भी काम कर रहे हैं। और 10 साल के अंदर हमारा एनजीओ को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने 3 बार सम्मान किया है। अच्छा। यस, 3 बार सम्मान हुआ है। लास्ट मीटिंग मोदी साहब से मेरी पर्सनली 1-to-1 भी हुई थी, और बहुत सारे ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद हमें उनने दिया था, और बहुत सारे ग्लोबली अवार्ड्स भी मिले हैं, यूएस तो गवर्नमेंट, मोदी यूके। जी को पता कैसे चला, मतलब उनको टीम ने बताई कि कैसे उन्होंने आपसे यस मुलाकात यस हुई? यस, या टीम के थ्रू पूरा शेयर, और मीडिया में, गुजरात में पहले बहुत काम करते थे तो मीडिया में भी बहुत आता था। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो हम काम कर रहे हैं उसकी नोंद मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स लेते थे, तो वहाँ पहुँच के उसके बाद उनके तक पहुँच गई बात, तो उसने हमें इनवाइट किया, बुलाया, बातें किया, सुना क्या कर रहे हो, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि इतना हम जो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हो, इतने बड़े बड़े सीनियर हमारे लीडर्स तक हमारी बातें पहुंचती, हमारा काम पहुंचता है, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं लास्ट माइलेज के विलेजेस में हम काम कर रहे हैं। अब झारखंड की बात करो तो बाड़मेर है, हाँ, एग्जाम्पल जैसलमेर दे है, सकते हो आप सर, कैसे किसी तो कैसा हो रहा है? हाँ। बहुत ड्राई स्टेट है, जो ड्राइड सिटीज़ जहाँ कुछ नहीं है, वहाँ बहुत लोग काम भी नहीं करते, ऐसे विलेजेस को हम डेवलप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट नोंद लेती है, और कहीं ना कहीं हमें
ये रिकॉग्निशन मिलता है। बहुत सारे ग्लोबली भी अवार्ड्स मिले हैं। और समझो ना कि 2015 से अभी तक हमने इंडिया और अफ्रीका मिला के तकरीबन 20 लाख से ज़्यादा लोगों को हेल्प किया है। अमेजिंग, 20 लाख लोगों से ज़्यादा या लोगों और से। हमारा टारगेट है बाय 2030 टू रीच आउट 1 करोड़ लोग। सो इनकी हेल्प आपने बोला ओवरऑल किया जाता है, ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव कराने में हेल्प करती है, तो यस। उसका भी कुछ स्पेसिफिक रीजन है? बिकॉज मैक्सिमम एनजीओज जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, जैसे क्लेanलीनेस के ऊपर एनजीओज है, या फिर एक मील देंगे, तो ऐसा आपने ये क्यों चुना कि पूरा ओवरऑल लाइफ या ऐसा कुछ? बिकॉज क्या है, गांव के अंदर देखो 2-3 हज़ार लोग रहते हैं, छोटा गांव होता है। हम्म, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है या पीएचसी पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं, तो यहाँ इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, तो बेचारे गांव वालों को ज़्यादा कुछ तकलीफ होती है तो कोई सिटी में शहर में जाना पड़ता है। तो वो गांव की जो हॉस्पिटल होती है वहाँ की नीड के हिसाब से वो हॉस्पिटल या पब्लिक हेल्थ सेंटर की क्वालिटी हम इम्प्रूव कर देते हैं कि वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छे डॉक्टर्स चाहिए, अच्छी नर्सिस चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, तो उनके साथ तो MOU साइन करके वो हॉस्पिटल्स को हम इम्प्रूव कर देते हैं। अच्छा, ओके। सेम थिंग वहाँ की गवर्नमेंट स्कूल्स होती है। अभी बच्चे बेचारे कहाँ पढ़ने जाएंगे, छोटे से गांव में रह रहे, गरीबी इतनी है, कहाँ शहर में पढ़ने जाएंगे। तो वहाँ की जो स्कूल्स होती है वहाँ हम लोग टेक्नोलॉजी डाल देते हैं, बच्चों को टेबलेट्स देते हैं, वहाँ की जो फर्नीचर की या जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए, यूनिफॉर्म बच्चों को चाहिए, टीचर्स ट्रेनिंग कराते हैं गाँवों के अंदर ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन टीचर्स दे सके। ऐसे करके स्कूल्स की एजुकेशन की हम लोग इम्प्रूव कर देते हैं। इसके अलावा लाइवलीहुड फॉर वीमेन एंड मेन। अभी गांव के अंदर हस्बैंड काम पे जाता है, बच्चा काम पे जाता है या स्कूल जाता है, लेकिन घर पे बैठी हुई महिला कुछ नहीं करती। उनको कोई आइडिया नहीं है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, बेचारी घर पे बैठी है, पूरा दिन टाइम वेस्ट कर रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। हस्बैंड शाम को आता है, वो भी कभी ऐसा हस्बैंड भी होता है दारू पी के आता है, वो मारता है, धमाल करते। तो ऐसी जो महिला है घर पे गाँवों के अंदर बैठी है, उनका हम 10-10-12 महिलाओं का SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको सिखाते हैं और इंटरेस्ट फ्री लोन देके उनको छोटा सा उद्योग शुरू कराते हैं। अच्छा, आज तकरीबन इंडिया के अंदर गुजरात, राजस्थान, झारखंड मिला के तकरीबन 6000 महिलाओं आज हमारे NGO के थ्रू ये सब बेनिफिट ले रही है। ये तो छोटा नंबर है बट आगे बहुत बढ़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे, अभी देखो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए हमारा ये एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, गांव के अंदर अपने हेल्थ की फैसिलिटी इंप्रूव हो गई तो पूरी फैमिली को अच्छी ट्रीटमेंट मिलेगी। ये महिला घर पे बैठी थी, उनके लिए लाइवलीहुड शुरू हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं तो स्मार्ट एग्रीकल्चर, जो गाँवों के अंदर खेती होती है, उनके पास छोटे छोटी ज़मीन होती है, वो ज़मीन आज बंजर बन गई है क्योंकि इतना केमिकल यूज़ हुआ है। तो हम उनको बंजर ज़मीन को वापस कैसे जीवित करें, उनके लिए जो चीज़ें एक्सपर्ट्स हायर करके उनको सिखाते हैं। अच्छा। उनको जो भी तो जमीन अच्छी वापस हो जाती है? वापस जिंदा होती है। यस यस यस, करते हैं बहुत। अभी हमारा एक कॉन्क्लेव था, अभी नहीं, लास्ट ईयर की बात है। तो हमारे चीफ गेस्ट थे गुजरात के जो गवर्नर साहब है, ऑनरेबल देवराज जी, वो एग्रीकल्चर के बहुत एक्सपर्ट्स है। वो हमारे चीफ गेस्ट बन के आए थे हमारे कॉन्क्लेव में पोरबंदर में। उसने भी देखा कि जो हम काम कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह काम कर, बहुत अच्छा काम कर, बहुत अप्रिसिएट किया कि ये तो गवर्नमेंट को आपसे सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप जो काम करोगे, एक इंसान मर गए उसको वापस जिंदा करते हो, ऐसे आप जमीन को जिंदा करते हो। यस यस, आप सोशल मीडिया में देख सकते हो, उसके कोट्स ने, उसकी स्पीच ने, सब कुछ है। तो ऐसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं और हमारा काम है इम्पैक्ट वाला काम। हमने एक बार खाना खिला दिया और गिन लिया में एक आदमी को हेल्प किया, वो हमारा काम नहीं, हमारा NGO नहीं करता है। हमारा NGO वेरी ट्रांसपेरेंट है और बड़ी सोच जैसे हमने आपको बताई और इम्पैक्ट वाला काम करता है। आप कोई भी गाँव डेप्थ में काम करता है, आप गुजरात, राजस्थान, झारखंड में कहीं जाके हमारा काम देख लो, आपको खुली चैलेंज है, आप देख के आओ, आप बोलोगे कि नहीं हम रियल में हम लोग काम कर रहे हैं। एक रीज़न ये इसलिए है आपका कि फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि मदद करना है, अब उसके अंदर बंदिशें नहीं डालेंगे, जैसे मदद कर सकते हैं वैसे मदद करना स्टार्ट करेंगे। ये एक कोर बिलीव ऐसा है, वैल्यू? नहीं, हम लोग एनालिसिस करते हैं कि भाई हम लोग इंडिविजुअल नहीं देखते हैं, हम लोग देखते हैं मास कैसे बेनिफिट हुए। क्या आज एक गांव के अंदर 3000 लोग रह रहे, वो 3000 लोगों को कैसे बेनिफिट होवे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल एक आदमी, ठीक है एक आदमी बीमार है, उसको कोई नीड है, वो दे दिया, वो बात अलग है, बट वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा नंबर से, मासिस से, कि जहाँ नीड है। इस चीज़ से गवर्नमेंट भी हेल्प करती है इस चीज़ में? गवर्नमेंट से हम फाइनेंशियली हेल्प अभी तक नहीं लिया है, बट गवर्नमेंट हमें बहुत सपोर्ट करती है, बहुत मोटिवेट करती है हमें। हमारे इवेंट्स में भी आते हैं मिनिस्टर्स ने और अप्रिशिएट भी करते हैं, अवार्ड्स भी दे, सम्मान भी करते हैं। आप देखते हो बहुत सारे, अभी तक 56 अवार्ड्स 10 साल में मिले हैं ग्लोबली हमें। और जैसे मैंने बताया, मोदी साहब ने 3 बार सम्मान कर लिया, बात ही खत्म हो जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो सबके दिल में बसे, वही 3 बार। तो कहने का मतलब क्या है कि
हमारा काम जो है ना वो बोलता है, हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं, इसके लिए हम ज़्यादा वो शोर शराबा हमारी साइड से नहीं होता है, बट ठीक है कभी कभार ऐसे पॉडकास्ट में आ गए तो हमने बोल दिया, बाकी हमारा काम बोलता है और ऊपर वाला को हम नहीं, दिखाते वेरी हैं। नाइस सर। आई थिंक कई सारे लोगों का सपना होता है, मैंने खुद कई सारे लोगों के साथ पॉडकास्ट किया है, मेरे दोस्त भी कई सारे लोग हैं जो लोग का सपना होता है कि मुझे मोदी जी से मिलना है। तो अगर आप मोदी जी 3 बार आपसे मिल लिए हैं तो और वो लास्ट अपना, मीटिंग यू वॉन्ट बिलीव बाई 22 मिनट्स तक चली थी, 1-to-1, देयर वाज नोबडी एल्स। और वो क्यों अगेन गिविंग नेचर यस, है ना, आपने मतलब करा, काम करा, मतलब सिर्फ बोला नहीं, सिर्फ मिलना मिलना मिलना, कुछ रीज़न होना चाहिए ना। ऑफ कोर्स। तो वो एक मकसद, एक मिशन, एक पर्पस। यस, तो ये सारी चीज़ें मतलब अगेन ये सारी चीज़ें यंग होते तो समझ में ही नहीं आती कि क्या होता है, पर्पस क्या है, विजन क्या है, ये क्या है। मुझे मुझे खुद को याद है सर, 8-10 साल पहले जब ये सब वर्ड्स में पढ़ता था मुझे समझ में नहीं आता था क्या विजन, क्या पर्पस, क्या है ये, सीधा बताओ ना भाई पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो लोग है ना, और अब मुझे समझ में आता है कि वाई पर्पस इज इम्पोर्टेंट, वाई विजन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज वो आएगा तो फिर पैसा अपने आप आना चालू होता है। देखो जैसे आपने बताया ना पैसा कैसे मिलता है, लोगों को एक ही चीज पता है कि हमें जीवन में सफल होना है तो पैसा कमाना है, पैसा कमाना वो एक सफलता है, लाइफ सफलता, जीवन सफलता वो दूसरी चीज है। जीवन की सफलता में बैलेंस होता है, आप प्रोफेशनल लाइफ में भी आप सफल हो, आप हेल्थ वाइज आप सफल हो कि आपका हेल्थ का टेक केयर करते हो, रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, वॉक, जिम जो भी करते हो, आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको आप सही तरह फुलफिल करते हो, इनफ टाइम देते हो बच्चों को, वाइफ को, फैमिली को, पेरेंट्स को, और आपकी जो रिलीजियस, मॉरल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मानव सेवा है या मेडिटेशन या प्रेयर्स है या जो भी धर्म में मानते हो, तो लाइफ सफल उसको कहते हैं जहाँ बैलेंस होता है। सिर्फ पैसा कमाना है, बस सुबह शाम पैसा 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 ही करना है, तो एक दिन जब जाओगे तो वो बुक में अंदर निधन ही लिखे जाओगे, आप बोलोगे नहीं पैसे वाला गया, निधन गया। So true. और तस्वीर में लटक जाओगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। नहीं, वेरी ट्रू सर। मैं मतलब मेरे कोर बिलीव्स में, मेरी वैल्यूज में भी यही चार, जैसा मैं 4 पिलर्स ऑफ लाइफ मानता हूँ कि 4 पिलर्स पर अगर हम काम करें तो एक गुड लाइफ, एक अच्छी जिंदगी जी जा सकती है। हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस। और हैप्पीनेस में मैं कई बार स्पिरिचुअलिटी को ही जोड़ता हूँ, क्योंकि एट द एंड वही सुकून सबसे ज़्यादा देता है, बाकी तो हर चीज़ टेम्पररी होती है। यस यस, हाँ, तो एग्जैक्टली। वेरी नाइस। आई थिंक यही यही कोर है इस कोर पे। और आपकी स्टोरी एक चीज़ और बता रही कि ये बैलेंस लाइफ हो सकती है। कई बार ना ये भी एक नैरेटिव मार्केट में रहता है कि बैलेंस लाइफ जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, आपको कुछ चाहिए तो बस उसी चीज़ के पीछे जाओ, बाकी सारी चीज़ आप भूल जाओ। बट मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, मुझे लगता है नहीं कर सकते। हाँ, शायद से आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनने जाओगे तब आपको शायद हर चीज़ त्याग देनी पड़ेगी, बट क्यों बनना है दुनिया का सबसे अमीर इंसान? एग्जैक्टली, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है बनने के पीछे? हाँ, मतलब ठीक है, ऐसा ऑब्जेक्टिव है कि मैं नहीं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन जाऊं, मैं करोड़ों लोगों की सेवा करूंगा, तो बात अलग है। हाँ। लेकिन वो तो कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी ना आपको। दूंगा। सर बहुत सारे यूथ होता है जिन लोग, अभी आप एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर हो, अब तो आप पैसे के उसके ऊपर पहुंच चुके हो, आप सिर्फ लोगों की मदद करने में शुक्र है आपका अल्लाह का। फोकस चल रहा है ना। लेकिन किसी को अगर अभी वो बच्चा, उसको एक स्टेटस तक पहुंचना है, तो उसको आप क्या स्टेप बाय स्टेप कुछ गाइड कर सकते हो कि अगर भाई अभी तू जीरो पे है, अगर तुझे बिजनेस करना है, धंधा करना है, तो ये 3 चीज़ें करना चालू कर दे, ऐसा कुछ है आपके पास? जैसे मैंने बताया, पहली चीज तो क्लैरिटी होनी चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। ड्रीम, ओके, क्लैरिटी, बड़ा सोचो, फिर क्लैरिटी लाना चालू करो। क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है, और उसके ऊपर आप काम करो जो जो काम में आपका पैशन होवे। आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको अकाउंटेंट बनना है, आपको सीए बनना है, आपको सेलिब्रिटी बनना है, आपको पॉलिटिशियंस बनना है, जो भी एरिया के अंदर बनना है, उसकी एक क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि भाई मुझे बड़ा होकर बिजनेसमैन बनना है। तो ये एक दिमाग के अंदर डाल दो और पेपर पे लिख दो कि मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो वो बिजनेसमैन बनने के लिए जो भी आपकी नीड है, आपकी एज के हिसाब से, क्योंकि आज का टाइम है ना डिफरेंट है, जो हम यूथ थे तभी डिफरेंट था। आई सेड 50, आई एम 56 नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 इयर्स बैक। तभी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, ये AI ने GTP ने वो कुछ नहीं था, राइट। तो वो अलग जमाना था, आज अलग जमाना है। आज इन्फ्लुएंसर ऐसे ही बोल के कुछ कमा लेते, पहले ऐसा कुछ नहीं था, राइट। तो जमाना चेंज हो गया। तो आपका पहला पैशंस आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या बनना है। बिजनेसमैन बनना है तो उसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से एरिया के अंदर आपको बिजनेसमैन बनना है। तो हर चीज़ की आप क्लैरिटी रखोगे और लिख के रखो, लिख दो। देखो, लॉन्ग टर्म विजन होता है, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। तो आप पहले गोल सेट करो कि भाई अगला 5 साल का मेरा गोल क्या है, और वो हिसाब से आप एजुकेशन में भी कोशिश करो जितना ले सको। वो टाइम 40 साल पहले हमने नहीं लिया, वो ज़माना डिफरेंट था। लेकिन आज बगैर एजुकेशन
आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़ है, इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज है, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि दुनिया बहुत छोटी हो गई। आज यहाँ बैठे हो, कल अफ्रीका चले जाओगे, परसों यूएस चले जाओगे, तो आपकी इंग्लिश आपके पास रहेगी, तो आप कहीं पे भी आप ग्लोबल कम्युनिकेट कर पाएंगे। ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाओगे। तो वो भी इतनी इम्पोर्टेंट है कि बचपन से आपकी जीवन के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज भी होनी चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें को आप ख्याल रखोगे और मेन खुद के ऊपर भरोसा रखोगे, नहीं हम अचीव करेंगे। देखो एक कहावत है कि गरीब के घर में जन्म होना एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है जिसान जी, लेकिन गरीबी में जीना और गरीबी में मरना वो हमारे हाथ में है। सही बात। हम भी इतने गरीबी में से ऊपर आए हैं। हमारे फादर मूंगफली बेच के 9 जन का, छोटे से घर में रह के 9 जन का परिवार, एक टाइम खाना मिलता था, 2 टाइम भूखे रहते थे, लेकिन वो हमारा ड्रीम नहीं था। हमें भले गरीबी में हमारा जन्म हुआ, फादर की जो भी कंडीशन है, लेकिन ड्रीम बड़े किए, ईमानदारी से मेहनत किया और आज हम यहाँ पहुँचे। हर एक इंसान पहुँच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस दुनिया छोटी हो गई है और दुनिया में हर एक इंसान पैसा तो ऐसे ही कमा सकते हैं, लेकिन लाइफ के अंदर सफल होना ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। आई थिंक आपकी स्टोरीज में कई सारी बातें ना सर, जो मैं बहुत दिल से, मैं जिस चीज़ पे मैं बिलीव करता हूँ, मेरा जो विश्वास है, कोर बिलीव्स जो मुझे समझ में आए मेरी लाइफ के, वो एकदम अलाइन हो रहा है। और आपने ऐसे बहुत सारी चीज़ों को अफर्म कर दिया जो मैं ऑलरेडी बिलीव करता, तो और उससे पावर मिलता है कि हाँ मैं सही सोचता हूँ, मैं सही डायरेक्शन में हूँ, बस इसी डायरेक्शन में मुझे भी आगे बढ़ना है। और आपने भी सक्सेसफुल लोगों में ये पैटर्न देखा होगा। मुझे ना कहीं पर पैटर्न दिखते हैं सर, वो जब आप बहुत सारी किताबें आपको भी दिखते होंगे ना कि पैटर्न होता है कि कुछ सक्सेसफुल ट्रेड्स दिखने लग जाते हैं लोगों के, अनसक्सेसफुल लोगों के अलग ट्रेड्स दिखने लगती है कि भाई ये उनमें होता है, ये उनमें होता है, वो कई बार दिखने लग जाता है। तो ऐसे कई सारे ट्रेड्स जो दिख के आया है उसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात करें। उन ट्रेड्स को पकड़ना चालू करो और मैं चाहता हूँ आप कमेंट करके बताओ अभी तक का आपको सबसे बेस्ट लेसन, अभी तक क्या सीखने मिला है, वो भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। फिर हम अपने अगले सेगमेंट पे जाते हैं सर, एक रैपिड फायर करते हैं आराम से फटाफट, और फिर उसके बाद हमारा कोर 4 जो आपने बात करी ना, एक बैलेंस लाइफ वाली, तो हमारा एक सेगमेंट ही है पूरा कोर 4 कि जिंदगी का कोर ये 4 चीज़ है। तो वो 4 चीज़ों के ऊपर कुछ सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ठीक है सर? पहले रैपिड फायर कर लेते हैं। सो वन वर्ड दैट डिफाइंस योर जर्नी, एक वर्ड में अगर आपकी जर्नी को डिफाइन करने बोले तो क्या वर्ड होगा? सक्सेसफुल। क्या ज़्यादा टफ है, बिजनेस स्टार्ट करना या बिजनेस को स्केल करना? मेरे ख्याल से बिजनेस स्टार्ट करना ज़्यादा टफ है। मॉर्निंग रिचुअल की हैबिट जो आप कभी मिस स्किप नहीं करता? कोशिश करता हूँ नहीं करूँ, इवन ट्रैवलिंग में भी कोशिश करता हूँ। आज भी मैं 3:30 बजे उठा हूँ और कल भी 3:30 बजे उठा था, तो 3 की जगह पे 3:30, क्योंकि सोने का थोड़ा ऊपर नीचे होता है ट्रैवलिंग में। सोते कितने बजे सर आप? नॉर्मली मेरा टाइम है 9:30 बजे, कट ऑफ टाइम है। मोबाइल साइलेंट करके उल्टा रख के सो जाता हूँ। मेरी वाइफ का मोबाइल भी साइलेंट हो जाता है। हम दोनों का 9:30 कट ऑफ टाइम है। 9:30 के बाद हम मिलते हैं। एक्चुअली हम लोग 6 बजे बाद है ना, बिजनेस का मैं बंद कर देता हूँ, कोई भी नहीं करता। सूरज ढला बात खत्म हो, है? सूरज ढल गया बात खत्म। हाँ। उसके बाद क्योंकि वो मगरिब का टाइम होता है, नमाज का टाइम होता है, उसके बाद थोड़ा टाइम मिलता है, फ्री होते हैं तो तकरीबन 9 बज जाता है। वो हम लोग डिनर नहीं करते, 6 साढ़े 6 बजे हमारा जो भी खाना है वो हो जाता है, उसके बाद हम नहीं खाते कभी। ट्रैवलिंग में ठीक है, बात अलग है, अदरवाइज घर पे हमारी एक डिसिप्लिन है, 6 साढ़े 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो 6 घंटे मतलब आप नींद लेते हो, 6 से 7 घंटे? नहीं, मेरा एवरेजली 5 घंटा। 5 घंटा? 5 घंटा। और उसमें सब आराम से चल रहा, कोई इशू नहीं होता? फर्स्ट क्लास, 40 साल से चल रहा है। चलिए, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी फेवरेट सिटी बिजनेस करने के लिए? फेवरेट सिटी, फेवरेट कंट्री अफ्रीका है, क्योंकि 40 साल से हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं, वहीं पे पूरी स्टोरी बनी है, तो पूरी लाइफ उधर ही निकली है। और बेस्ट मेरी फेवरेट कंट्री बोले तो मोजाम्बिक है, जहाँ हम लोग 22 साल रहे हैं। मोजाम्बिक, हमारे बच्चे भी वहीं पे बड़े हुए हैं, तो वो हमारी फेवरेट कंट्री है। कोई एक बुक जिसने आपकी पूरी वे ऑफ थिंकिंग को चेंज कर दिया? एक बुक नहीं, एक बुक तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बुक पढ़ी है। तो कोई एक बुक रिकमेंडेशन जो आप देना चाहोगे, ये जरूर पढ़ लेना? वो तो मेरी बुक का ही दूंगा ना। मेरे जीवन के ऊपर नोवेल रेशू करके एक नोवेल लिखी गई है, तो वही मैं तो बोलूंगा कि वो पढ़ो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सही है। थैंक यू। फेलियर यू आर मोस्ट ग्रेटफुल फॉर, कोई एक फेलियर जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो बहुत कि अच्छा हुआ ये फेल हुआ? 97 में जब कू हुआ था अफ्रीका के अंदर एक कंट्री में, तभी पूरा रेजिम चेंज हुआ। उसको थ्रो करके, जो प्रेसिडेंट था वो देश का, उसको थ्रो करके निकाल दिया, वो भाग गया, और रेबेल जो अमेरिका के सहयोग से वो आके बैठ गया। तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज थी हमारे लिए वहाँ मैनेज करना, लेकिन वो हुआ। तो उससे हमारा दिमाग खुला कि हमारे सारे अंडे एक बास्केट में हमें नहीं रखना चाहिए।
अफ्रीका में अब पूरी दुनिया में कोई भरोसा नहीं है, अभी कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है, जो से आज हो रहा है। सही बात है। तो वो हमारे लिए एक अच्छा एक अवेकनिंग मैसेज था, जो वो इंसिडेंट जो वो हुआ वो अफ्रीका में, वो कंट्री में, क्योंकि हमारा सारे अंडे वही बास्केट में थे, सारा बिजनेस सब एक ही जगह वहीं एक पे ही था। जगह पे था हमारा इतने साल, 86 से लेकर 97 तक। लेकिन ये जब हुआ, कू हुआ और धमाले हुई, लूटफाट हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन इतना नहीं गया था जितना 91 और 93 में हमने लूज किया था, जो मूवी के अंदर हमने दिखाया है। तो वहाँ हम एक अवेकनिंग मिल गए, हमारे बड़े भाई हम साथ में थे, हमने डिसाइड किया कि हमारे अंडे को हम अभी अलग अलग बास्केट में चले कर देते हैं, हम हमारा रिस्क को डिवाइड करते हैं और दूसरी कंट्रीज में हमारे पैर फैलाते हैं। ओके, सो अभी आप अभी हम लोग 10 कंट्रीज में अफ्रीका 10 में कंट्रीज हमारा चल रहा है काम। यस। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका गो टू मंत्रा क्या है क्राइसिस? कभी क्राइसिस तो आपने बहुत फेस किया है, तो उस टाइम पे कौन सी एक बात आपको हिम्मत देती है? कोई एक खुद मंत्रा के है? ऊपर भरोसा, खुद के ऊपर भरोसा के रखो। ऊपर सब ठीक हो जाएगा। प्रॉफिट या पर्पस क्या ज़्यादा ड्राइव करता है आज? पर्पस। कोई एंटरप्रेन्योर जिसे आप एडमायर करते हो? नहीं, मैं पढ़ता हूँ, लोगों को सीखता हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है, बट यह है जैसे अजीम प्रेम जी है या रतन टाटा, अपने जो मरहूम जो दिवंगत है, उनको मैंने ज़्यादा पढ़ा भी है और समझा भी है, क्योंकि वो मानवता की सेवा, क्योंकि मेरे लिए वही इम्पोर्टेंट है, मानवता की सेवा। क्योंकि मानव धर्म से कोई उत्तम धर्म नहीं है। तुम पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, मस्जिद जाओ, मंदिर जाओ, जहाँ भी जाओ, ठीक है, वो एक उनका लिमिटेशन पावर है, लेकिन जब आप एक स्माइल किसी को देते हो, वो जो पावर खुशी मिलती है ना, वो खुशी को और कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए मैं एडमायर करता हूँ ये लोग जो सालों से गिविंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो बात ही मैं कई बार लोगों को स्माइल करके देखना भी बोलते हैं सदका है। कई बार लोगों को लगता है पैसा देना ही सदका, या पैसे आप स्माइल करके भी दे सकते हो। कुछ जहाँ कुछ नहीं है तो भी आप किसी की हेल्प कर सकते हो, कर किसी से सकते बात कर सकते हो, किसी के लिए कुछ थोड़ी सी हेल्प कर सकते हो, और वो भी एक बहुत पावरफुल चीज़ होती है मानव सेवा से रिलेटेड। यस यस। सो नेक्स्ट, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, IQ या EQ? दोनों इम्पोर्टेंट है, अपने अपने दोनों का अपना अपना एक क्या बोलते हैं, एक Use है। अपना यूज है अपना। तो दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों होना चाहिए, दोनों एक इंटरकनेक्टेड है। अगर वापस से स्टार्ट करने का कुछ हुआ, ऐसा कुछ सिनेरियो हुआ कि आपको ज़ीरो से वापस से स्टार्ट करना है, तो क्या स्टार्ट करोगे और कैसे स्टार्ट करेंगे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा हुआ तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। अच्छा। हाँ। अच्छा है ना, क्योंकि आप बाउंस बैक करते हो ना, तो आप जहाँ आपने खोया है या जहाँ पहुँचे उससे कहीं ज़्यादा आगे जा सकते हो। जैसे हमारे लाइफ में से 3 बार हुआ है, 91, 93 और 2004। 3 बार ऐसे हुआ है जहाँ हम जीरो हो गए थे और हमने बाउंस बैक किया है। तो वो तीनों इंसिडेंट मूवी में है। हर बार मूवी के ऊपर लेके जाता हूँ आपको। देखिए स्टार्ट तो नहीं, अभी अब स्टार्ट करेंगे तो क्या स्टार्ट करेंगे? अगर अभी ऑफिस से स्टार्ट करने का मौका मिला तो कोई बिजनेस अल्लाह स्पेसिफिक ताला न बिजनेस? करावे। नहीं, देखो हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वही से शुरू करेंगे ना हम लोग, नहीं कोई तो रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। आज हमारा एक्सपीरियंस है कि भाई जनरल ट्रेडिंग का, इम्पोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैन सुपर मार्केट, तो वही शुरू करेंगे जहाँ इतने साल का एक्सपीरियंस है, वही आपको वापस सक्सेस दिलाएगा। सही बात अभी है। बोलो मैं अभी नया स्टार्ट करूँ, मैं जाके कोई दूसरे काम में लग जाऊँ, तो वो तो मेरे लिए स्क्रैच से जीरो से शुरू करना होता है। तो मैं और 5-10 साल सीखने में लगाऊंगा तो मैं तो 70 साल का हो जाऊंगा। सही बात है। तो जो एक्सपीरियंस है उसको ही यूज करना, वही लेवरेज, वही वही समझदारी, केस कर ऑब्वियसली। सकते सो हैं ट्रू, ना, सो ट्रू। एग्जैक्टली। कोई एक हैबिट या फिर खाना जो आपको दिन भर एनर्जाइज रखता है? हैबिट तो है, पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट है, वो एनर्जाइज रखती है। हर चीज़ में पॉजिटिव देखना और हर चीज़ में पॉजिटिव सुनना। बहुत सारे लोग 90% नेगेटिव होता है, 10% पॉजिटिव होता है, तो मैं 10% पॉजिटिविटी देखता हूँ, 90% को इग्नोर करता हूँ। छोड़ता भी नहीं हूँ आदमी को, क्योंकि काम का आदमी है, वो भी कुछ सिखाएगा, वहाँ से भी कुछ लर्निंग मिलेगी, वहाँ से भी कुछ स्ट्रेंथ मिलेगी हमें। तो मेरी आदत है कि मैं कोशिश करता हूँ कि उनकी पॉजिटिविटी को डेवलप करूँ। ओके, वेरी नाइस। सर अभी कोर 4 पे आते हैं हम, जहाँ पे हम हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस के ऊपर मैं एक एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस हेल्थ के लिए आप क्या देना चाहोगे, जो आपको शायद मे भी मिली है या आपकी एडवाइस है? उसमें 2 चीज़। पहला चीज़ है कि अपने आप से डेली बात करो, खुद से बोलो मैं तंदुरुस्त हूँ। ऐसे 4 से 5 बार दिन में 2-3 बार रिपीट कर लो, हार्डली 1-1.5 मिनट लगेगी। और दूसरी चीज़ है हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आज बहुत सालों से कर रहा हूँ। इधर वॉक करो, योगा करो, या जिम कर सकते हो तो जिम भी करो। कुछ नहीं, 10 मिनट भी योगा कर लो, प्राणायाम कर लो, आपके अंदर बहुत एनर्जी मिलेगी और
मेरे ख्याल से आगे भी तंदुरुस्त रहोगे, पर्पस होगा। मूवमेंट होना चाहिए, बॉडी है। बॉडी मूवमेंट होना है, क्योंकि जो जितना बॉडी चलेगा उतना तंदुरुस्त रहेगा, और जितना अपना माइंड शांत रहेगा इतना तंदुरुस्त रहेगा। हम लोग उल्टा करते हैं, माइंड को इतना चलाते हो, नेगेटिव पूरा दिन सोचते रहते वो बॉडी को चलाते ही नहीं है, तो दोनों बीमार पड़ जाते हैं, फिजिकल एंड मेंटली। यही इसे लोग आज ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम का मुझे लगता है यही बिगेस्ट रीजन प्रॉब्लम है है। कि बदन इतना काम नहीं कर रहा जितना आपका दिमाग काम कर रहा है। सिर्फ एक ही मशीन के एक ही पार्ट पे पूरा जोर जा रहा है, तो भाई उसको बर्नआउट होगा ही। तो चेंज करो, पोजीशन चेंज करो, माइंड को कम यूज करो और बॉडी को ज्यादा यूज करो। ये जबरदस्त है। कोई वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो हेल्थ से रिलेटेड आप बोलोगे ये तो नहीं करना चाहिए? वर्ड्स पीस ऑफ, या वो नहीं करना चाहिए जो ड्रिंकिंग स्मोकिंग जो हैबिट है, गुटखा मावा, क्योंकि वो बहुत बुरी आदत है, और उनके लिए मैं बहुत काम भी करता हूँ, लोगों को बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें से बाहर निकलो, क्योंकि उससे आपका सिर्फ पैसा नहीं जाता है, सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं जाती, आपकी फैमिली भी आपसे चली जाती है, और परेशान फैमिली होती है। एक बार आपको जो कैंसर हो गया, एक है हमारे रिलेटिव्स जिनको कैंसर हुआ है 4th स्टेज पे, पूरी फैमिली उसके पीछे लगी हुई है, और मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे हैं जिनको हमने देखा है, ख़त्म हो जाते, पैसे भी ख़त्म हो जाता है, बाद में सबसे हेल्प मांगनी पड़ती है, और पूरी फैमिली उसके पीछे। अभी उसका तो अपना टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए उसने तो मावा या सिगारेट खाया पिया, जो भी ड्रिंक्स किया, लेकिन आज जाके वो चीज़ उनके लिए दुश्मन बन गई, उनके परिवार के लिए। तो मेरे ख्याल से ये एडवाइस दूंगा कि खास करके यूथ को बुरी आदतें से बचो, और जो आदतें आपके फ्रेंड सर्कल की है उनको सुधारो या उनसे दूर चले जाओ, रिलेशन तोड़ दो, बट ये आदत में आप मत जाओ। ये हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आपको मिली? वेल्थ को अच्छे काम में यूज करो। जितना कर सकते हो इतना यूज करो। देखो आपके अकाउंट में 50 करोड़ पड़े हैं, वो आपके दुआ करने के लिए 500 लोग भी आपके पास नहीं है, तो आपकी हेल्थ नहीं है, आपके लिए बर्डन है वो। सही बात। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लोगों को मदद करो, जो लोग नीडी है, कुछ मत देखो कास्ट क्रीड, लोगों को हेल्प करो। आपको पता नहीं है उनकी दुआ आपको कभी काम आ जाएगी। सही बात है। और वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो वेल्थ से रिलेटेड लोग देते हैं, आपने सुना होगा कोई वेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी गलत एडवाइस? पैसे से पैसा कमाओ, इधर इन्वेस्ट करो उधर इन्वेस्ट करो और एक दिन मर जाओ। रिलेशनशिप से रिलेटेड करते हैं, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए? या रिलेशनशिप मेंटेन रखने के लिए देखो, दो हाथ से ताली बजानी पड़ती है। आज का टाइम ऐसा है, हम बोले कि हम एज ए मेल हमें सिर्फ लाइफ का फ्रस्ट्रेशन है और वाइफ को नहीं है या बच्चों को नहीं है, तो बात अलग है। सबको अपनी अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, तो कहीं ना कहीं आपको पेशेंस रख के सामने वालों को समझना है। एक दूसरे को समझाने की वजह से एक दूसरे को समझने लगे ना, तो मेरे ख्याल से फैमिली के अंदर इश्यूज कम हो गए और यूनिटी स्ट्रांग होगी, तो चैलेंजेस के सामने लड़ने की ताकत भी होगी साथ में मिलके। अदरवाइज बिखर जाती है। आजकल हम देखते हैं बहुत सारी फैमिली बिखर जाती है बिकॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन और बिकॉज ऑफ द तेरा मेरा में, तूने ये किया तूने ये किया। अरे भाई, इसकी गलती है मेरी गलती है, नुकसान तो हमें ही है ना दोनों को। सही बात लोग है। नहीं समझते। कोई भी जीते हारती मैरिज है कई बार ऐसा। हमारी लाइफ, फैमिली लाइफ हारती है ना। कोई वर्स्ट पीस ऑफ एडवाइस जो आप सुनते हो लोग देते हैं रिलेशनशिप के लिए? नहीं, मेरे ख्याल से मेरे पास कोई ऐसे आते नहीं है, वो डरते हैं। मुझे लगता है आपका ना वो पॉजिटिव वायरिंग इतनी भी ना ब्रेन कि आपने इतना पॉजिटिव कि आपको नेगेटिव में जब भी पूछता ना कुछ नेगेटिव आपके दिमाग में क्या नेगेटिव वही लोग आते भी नहीं है नेगेटिव बात करने। अच्छा, बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर हैप्पीनेस, जिंदगी में खुश रहने के लिए? जिंदगी में खुश रहने के लिए बैलेंस लाइफ इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन या सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर, अफर्मेशन है, मी टाइम है, ये मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए, और मानव सेवा ऑफ कोर्स, ये 3-4 चीज़ें जो जीवन में आप उतार दोगे और थोड़ा बहुत भी छोटे छोटे एक्ट भी करोगे ना, क्योंकि स्मॉल एक्ट इज ए बिग। गौतम बुद्धा का कोड है ना कि बी काइंड वेन एवर इज पॉसिबल, इट इज ऑलवेज पॉसिबल। अच्छा, बी काइंड वेन एवर इज पॉसिबल एंड देन ही सेड इट इज ऑलवेज पॉसिबल। तो काइंड रहना इज पॉसिबल है हमारे जीवन के। हमारे पास कितना पैसा है या कितना रिसोर्सेस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आपके पास स्किल है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास नॉलेज है, उनसे भी आप लोगों के आप काइंड रख के आप लोगों को मदद कर सकते हो। कुछ ना, एक डिप्रेस आदमी के कंधे पे हाथ रख के बोलो एवरीथिंग विल बी फाइन, तो उसकी 50% तो प्रॉब्लम चली जाएगी। वो पावर है हर एक इंसान के पास।
तो मदद करने की ताकत सबके पास है बात कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट बी देयर, आप उनके साथ 2 मिनट बैठ सकते हो। एग्जैक्टली प्रॉब्लम आजकल कई बार आई थिंक यही हो जाती है, आजकल मॉडर्न लाइफस्टाइल हमारी ऐसी हो रही है कि लोग मोबाइल में ज़्यादा है, आप आसपास साथ में नहीं है नहीं है बेसिकली। नहीं और है इसके जबकि लिए डिप्रेशन और आई थिंक नेगेटिव मेंटालिटी ज़्यादा होती है जब लोग अकेले होने लग जाते हैं, जब सिर्फ वो है और उसकी सोच है, कोई साथ में कंधे पे हाथ रख के बोलने वाला नहीं कि भाई सब ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली क्योंकि इंसान अकेले हो गए, खो गए हैं। वो बोलते हैं ना कि ये पहले के ज़माने में एक आदमी ट्रैवल करता तो रेलवे स्टेशन में लोग छोड़ने जाते थे तो आंखें गीली हो जाती है, वेट हो जाती है। आज कब्रिस्तान में या जाते हैं छोड़ने के लिए तब भी आंखें सूखी रहती है, कुछ वो आता नहीं है, फीलिंग नहीं आता कि आदमी बेचारा चला गया, उसकी फैमिली परेशान है। वो नहीं है आज, इमोशंस कम होते जा कम रहे हैं होते जा रहे हैं। अगेन, मतलब वो हमने बात करें डेप्थ खत्म होते जा रही है ना सर, क्योंकि मुझे इसमें लग रहा है कहीं ना रील्स और कंटेंट का भी बहुत बड़ा हाथ है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम इतनी बार स्क्रॉल करके देखते रहते ना, ये इसकी डेथ हो गई, इसका डेथ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इतना ज़्यादा सरफेस लेवल पे सब हो चुका है कि अब रियल में होता है तो वो हम समझ ही नहीं पाते नहीं क्या हो पाते रहा है। इतनी बार मूवीज में देख लिया। वो आई थिंक अमिताभ बच्चन जी ने ये चीज़ कही थी कि उन्होंने इतनी बार उनके डैड के या पेरेंट्स के मरने का रोल कर लिया था कि फिर रियल में जब हुआ ना तो उनको आंसू ही नहीं आया। नहीं आया, हाँ बराबर होता है तो वही आप वही सुपरफिशियल चीज़ें करना कई बार हमारे लिए अच्छी नहीं है, नहीं तो है। वो सुपरफिशियल में ना पड़े बेस्ट। मुझे तो यही क्रक्स इस पॉडकास्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स है कि मुझे जो मिला है अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में लेके आते रहो, और जो कि बहुत सारी आदतों के बारे में हमने बात करी, एक गिविंग एटीट्यूड रखना स्टार्ट करो, उन आदतों के साथ दूसरों का भला करना स्टार्ट करो, और अपने ऊपर बिलीव रख के, और आई थिंक सारी चीज़ें सब अच्छी होती जाएगी डेप्थ के साथ। यस डेफिनेटली होएगी। सो दिस इज व्हाट आई गॉट। आपको क्या इस पूरे पॉडकास्ट में लेसन मिला वो ज़रूर बताना। सर की मूवी की लिंक और सारी चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच सर अपना टाइम देने के लिए। इट वॉज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। काफ़ी इंस्पायरिंग थी आपकी जर्नी, मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला, एंड होप मैं भी बहुत बड़े बड़े काम करूँ। थैंक यू। तो हमें भी कमीशन मिलेगा उसमें से, ऊपर वाला हमें भी कुछ देगा कि नहीं आपकी वजह से देखो ये अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं माशाल्लाह अच्छा कर रहे हो ऑलरेडी। थैंक यू, थैंक यू।